بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون सदक अल्लाह। बहुत खूब, माशाल्लाह। मोहम्मद भाई, आपके बारे में एक दो लाइन बताएं। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? क्या आप उल्मा हैं, हुफ्फाज हैं? क्या आपके बारे में कुछ बताएं। माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी खिदमत की है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं हाफिज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अभी अभी जुड़े हैं शायद एकेडमी में आप? मैं शायद आपको पहले ज्यादा नहीं देखा हूँ। जी, अभी जो है एक महीना। वेरी गुड। तो हमारा उल्मा हुफ्फाज का भी एक ग्रुप होता है, आप वहां पे भी जरूर ज्वाइन करें। हमारे एडमिन हजरात मोहम्मद भाई को बड़े इकराम आप उल्मा ग्रुप में ज्वाइन करें। जज़ाकल्लाह, बने रहें। जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि आज का टॉपिक पोस्टर पे आपने देखा है, रिजल्ट्स एंड ट्रैप, और मैंने टाइटल पे लिखा है रिजल्ट्स तो आते हैं कंपनी के। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जितने भी कंपनियां जो हम लोग ट्रेड करते हैं उनके क्वार्टरली बेस्ड पे रिजल्ट्स आते हैं। कई बार क्वार्टरली रिजल्ट्स, अगर मैं एक लाइन में कहूं कि वो रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, फ्लैट होते हैं, बुरे होते हैं, रिवर्स होते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि अगर कोई कंपनी का रिजल्ट हमारे अपने अंडरस्टैंडिंग में अच्छा है, पास है, बट क्यों अपने स्टॉक्स यानी रिटेलर्स के लिए वो स्टॉक फेल होते हैं? मतलब कि आपने अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बुनियाद पे ट्रेड लिए, अच्छे रिजल्ट आए, इसका कहीं से भी गारंटी नहीं होता कि वो स्टॉक अच्छा ही भागे। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि कुछ रिजल्ट्स खराब आते हैं, फिर भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में अच्छा होता है। कुछ कभी कभी बड़े ऑर्डर्स आते हैं, कंपनी का स्टॉक गिरता है। कभी कभी कुछ कंपनी की अच्छी न्यूज आती है तो भी कंपनी का स्टॉक गिरता है। तो एक्चुअली ये क्यूरियोसिटी हम तमाम में थी। काफी सारे एक्सपर्ट्स भी मैंने देखा कि वो इसकी बात करते हैं कि एक दो क्वार्टर खराब भी हो जाएंगे तो चौथा पांचवा अच्छा आ जाएगा। तो ये सब चीजें, इस पे कहीं ना कहीं एक लॉजिक रीजनिंग होनी थी कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट हमें समझने के लिए कुछ एक इशारा मिलना चाहिए था कि भाई हम उन इशारों को लेकर हम अपने ट्रेड्स को प्लान करें, भले कंपनी का रिजल्ट अच्छा भी आए या बुरा भी आए। तो हमारे टीचर्स हजरात माशाल्लाह काफी क्रिएटिव हैं। हमारे कैप्सूल एकेडमी के एक टीचर का ग्रुप होता है, वहां पे पूरे जितने ज्यादा माशाल्लाह जो क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, और वो क्रिएटिविटी का अपना कार्यक्रम या प्रोग्राम चलते रहता है, जिसका बेहतरीन आउटकम आप लोगों को बैठे बैठे एकेडमी पे देखने को मिलेगा। आज की जो क्रिएटिविटी का जो नजारा होगा, हमारी एक बहन सिस्टर शहर का है, माशाल्लाह उन्होंने काफी कम वक्त में इस डाटा को कलेक्ट किया और अपने वुमेन्स ग्रुप पे उन्होंने शेयर भी किया। क्यों यहाँ पे अपने एकेडमी पे इस डाटा को, इस स्टडी को मैं इनवाइट करूंगा आज के संडे लाइव में बहुत ही अजीज हमारे टीचर्स हमजा भाई और शमीम साहब को। शमीम साहब एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट हैं और इंजीनियरिंग में, और हमजा भाई भी माशाल्लाह एक आईटी इंजीनियर हैं। तो प्लीज वेलकम टू आवर संडे लाइव हमजा भाई एंड शमीम भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। तो आज की शाम जो है वो महफिल इंजीनियर्स संभालेंगे। हालांकि बहुत मुश्किल है। मुझे बीमार मत तो बस आप लोग। इसी बात की मुझे फिक्र है बस। मेरा नाम डॉक्टर शमीम है और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पीएचडी किया। अभी मैं फिलहाल पढ़ाता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। और आज का सेशन जो है वो लेना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी दो वजह हैं कि एक तो ये संडे लाइव है, जो कि हमेशा डॉक्टर साहब का सेशन होता था। तो डॉक्टर साहब के क्या कह सकते हैं कि टू फिल इन हिज शूज इज वेरी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू फॉर अस, है ना, कि उनके जो प्लेस को लेना, उनके
है उनकी खला को पुर करना तो खैर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये कि जितना हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सेशन, एक अच्छा नॉलेजेबल जो है वो लेक्चर हम लोग डिलीवर कर पाए। और दूसरा प्रेशर इस वजह से कि जो हमारी सिस्टर है माशाल्लाह से, उन्होंने बहुत मेहनत से पीपीटी बनाई है, और क्योंकि वो सेशन नहीं ले सकती इस ग्रुप में, इसलिए उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है। तो इस बात का मुझे जो है बहुत डर है कि अगर मैं इसको पूरी तरह से डिलीवर नहीं कर पाया, या हम लोग, मैं और हमजा हमजा भाई अगर नहीं डिलीवर कर पाए, तो उनके दिल में कसक रह जाएगी कि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। तो खैर बहरहाल दुआ करिए आप लोग भी कि अल्लाह करे कि सारी चीजें सही से हम लोग डिलीवर कर पाए आप हजरात को, और हम लोग भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी अपनी मेहनत करने के लिए। हमजा भाई, स्क्रीन माशाल्लाह आपकी दिख रही है क्लियर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हमजा भाई हैं ना कॉल पे? जी जी, हमजा भाई कॉल पे मुझे नजर आए थे कुछ हैं। देर पहले। उन्हीं, आप लोग ये माशाल्लाह स्क्रीन टैंडम उन्हीं में, उन्हीं की जी जी, उन्हीं आप की लोगों ने स्क्रीन जिस शेयर हो तरीके से प्लान किया है उसी के हिसाब से चले। लेट मी चेक। रही। ओके हमजा भाई ओके, नजर आ रहे हैं क्या? स्टार्ट अपने करें। दूसरे एडमिन चेक करें कॉल पे। हमजा भाई, हाँ है ना, तो हमजा भाई की स्क्रीन शेयर है इस वक्त। ओके ठीक है। नहीं, वो ऑडियो पे क्यों जी नहीं आ जी। पा रहे? आप लोगों अच्छा ने वो, किस तरीके से प्लान किया है, कंटिन्यू करें, बिस्मिल्लाह। बस मैंने इस तरह से प्लान किया कि मैं चलता रहूंगा, और जहां जहां मैं कमी करूंगा वहां हमजा भाई मुझे कान पकड़ के कहेंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा और होगा। आ रही है। चले। हाँ चलो अब हमजा आ भाई, रही है आप हमजा भाई। अपना इंट्रोडक्शन दे दें और स्क्रीन शेयर कर लें। जी आप जी अपना जी डॉक्टर इंट्रोडक्शन साहब, मैं दीजिए। एक्चुअल में मैं जी जी डॉक्टर साहब, मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मैं सबसे कंफर्म करना चाहूंगा कि मेरी वॉइस और स्क्रीन दोनों यूसी पे है कि नहीं है। नहीं आ रही जी है जी, माशाल्लाह, दिखाई दे रहा है। क्लियर आ रही जी, ठीक है। जजाकल्लाह फॉर डॉक्टर साहब के मतलब मुझे मौका दिया कि मतलब आज के सेशन लेने का, बहुत दिनों बाद कमबैक किया ऐसा लग रहा है। और सिस्टर साहब ने जो पीपीटी बनाई, बहुत माशाल्लाह उनकी जो क्रिएटिविटी है, मतलब अप्रिशिएट फॉर हर एफर्ट फॉर मेकिंग दिस सच ऑफ पीपीटी। तो बाय प्रोफेशनल मैं एक लाइक आईटी में इंजीनियर हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चीजों पे इंजीनियर। मेरा काम है सर्वर बनाना, सर्वर पे एप्लीकेशन डेप्लॉय करना, और अजूर जैसे मतलब प्लेटफॉर्म, जो क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना। और लाइक मेरा ग्रेजुएशन है बीएससी। और डॉक्टर साहब के मतलब ग्रुप के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी, तो उम्मत को एक फायदा पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ पे हम कुछ स्टडी करके, हम हमारी साइड से हमारे अंदर जो भी कुछ मोती भरी हुई है, तो उसको मतलब यूज करके हम आपको प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी उसमें कुछ मिस्टेक्स भी होती है, कभी कभी कुछ उसमें फायदा भी पहुंच जाता है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि जो भी पीपीटी के थ्रू बनाया, जो भी हमारा एक कंक्लूजन था कि रिजल्ट्स और रिटेलर्स कैसे ट्रैप होते हैं बाई बिग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, तो हम आपको मतलब ये न्यूज आपको देंगे, ये इल्म आपको प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है उसमें कुछ कमी भी हो, कुछ गलतियां भी हो, तो माफ करना। तो समीम भाई, हम स्टार्ट करते हैं, पहले आपसे आगाज है करेंगे। जी। हाँ, ठीक है इंशाल्लाह। तो आज के सेशन का मेन जो रीजन, मतलब मेन जो टॉपिक है, दैट इज रिजल्ट एंड ट्रैप। तो रिजल्ट्स एंड ट्रैप का मतलब ये है कि जब रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें बहुत सारे रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। अच्छा, ये अभी तक हम लोग माशाल्लाह इतने टाइम हो गया एकेडमी पे, ये चीज तो अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कोशिश करते हैं रिटेलर्स को ट्रैप करने की। बल्कि सभी लोग रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। जैसे पानी में जो मछली होती है, छोटी मछलियां होती है, उसको सब खाना चाहते हैं, बड़ी मछली भी खाना चाहती है, मछुआरे भी अपना जाल लेके आते हैं, है ना। बड़ी मछली को फंसाने के लिए बहुत सारे अलग अलग रीजन है, लेकिन छोटी मछली को हर तरह से फंसा लिया जाता है। उसको कांटा डाल के भी फंसाया जा सकता है, उसको जाल डाल के भी फंसाया जा सकता है, उसको बड़ी मछली पीछा करके भी फंसा लेती है, मतलब जो भी है हमारा। तो रिटेलर जो है वो छोटी मछली है, जिसको बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि उसके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। और यहाँ पर जो ये चार्ट आप देख रहे होंगे, ये मतलब ये एक नॉर्मल जो क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल जो शेयर मार्केट है, जो क्या ओरिजिन जो है शेयर मार्केट का, वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि भाई ठीक है, एक कंपनी ग्रो कर रही है, उसका शेयर बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे कंपनी बढ़ रही है शेयर बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि कभी भी मतलब जब तक कि कंपनी बंद ही ना हो जाए तो उसका शेयर डाउन नहीं आना चाहिए। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि लोगों के अंदर है लालच, है ना, और बड़े लोगों के अंदर और ज्यादा है। तो इसीलिए लोग जो है मैनिपुलेशन करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं, अब इस शेयर को गिराओ, अब इस शेयर को उठाओ। हालांकि कंपनी अपना ठीक ठाक भी रन कर रही है, उसका जैसा काम है वो वैसा चल रहा है, लेकिन फिर भी शेयर के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अब उसी सब चीजों से बचने के लिए और अपने कैपिटल को सेव करने के लिए एक जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि न्यूज और साइकोलॉजी पे जो हम लोग को वर्क करना है। तो ये हमारा पार्ट जो है साइकोलॉजी के ऊपर है, कि भाई कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को भी थोड़ा डेवलप करें, कि हर चीज जो है हम अपनी स्टडी के साथ उसके चले, बल्कि किसी न्यूज पे या किसी माहौल के उसमें हम लोग ना बैठे।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये डिस्क्लेमर है, जैसे कि अभी आपने देखा मेरा भी और हमजा भाई का भी इंट्रोडक्शन, तो हम में से कोई भी जो है वो स्टॉक एनालिस्ट नहीं है, हम में से कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जितनी भी चीजें यहाँ शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए, और ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग गलती कर सकते हैं और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो ये कोई भी हमारी तरफ से ऐसा नहीं कि आपको कोई भी हम लोग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि कोशिश कर रहे हैं एक स्टडी पेश करने की। हर आदमी अपनी कैपिटल का और अपने डिसीजन का खुद मालिक होता है, और लॉस भी आपका और प्रॉफिट भी आपका है। तो इसीलिए आपको हमेशा हम रोक भी नहीं सकते किसी को डिसीजन लेने से, बाय और सेल करने से। तो इसीलिए हमेशा ये जो है कि मतलब आप लोग देखें, और ऐसा नहीं कि हम गलती से ही हमने या बाई चांस हमने या किसी चार्ट के किसी शेयर का चार्ट दिखाया स्टडी के लिए और आपको लगा कि नहीं ये तो अच्छा जा रहा है, जिसका इन्होंने ये दिखाया तो इसका मतलब ये भागेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि है ना, चीजें चेंज होती रहती है हमेशा। तो इसलिए अपने डिसीजन लेना आदमी सीखे। हमारा सिर्फ यही जो सारा मकसद एकेडमी का यही है कि सबको इस लायक बनाया जा सके कि वो अपने ट्रेडिंग के डिसीजन खुद ले सके और खुद प्रॉफिट कमा सके। और लास्ट लाइन जो है, फॉलो फुटप्रिंट्स ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन, ये बहुत मतलब जो है अगर जितने भी मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन्होंने सबने शादाब भाई के सेशन देखे होंगे स्टार्टिंग के। वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि भाई बड़ों के साथ उठो और बड़ों के साथ बैठो, तो जो है आदमी सेफ रहेगा, है ना। तो छोटी मछली की जान, छोटी मछली की खैरियत इसी में है कि वो बड़ी मछली के साथ है। चलिए, तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो गोल्डन रूल ऑफ मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट गोल्डन रूल ये है कि हर बायर को सेलर चाहिए और सेलर्स को बायर चाहिए। सिंपल बात है कि अगर मेरे पास बहुत सारे शेयर है और मैं उन अपनी कैपिटल उसमें से निकालना चाहता हूँ और मुझे मतलब अपना पैसा चाहिए, तो ऑब्वियसली उसको खरीदने वाला भी कोई होना चाहिए। अगर खरीदने वाला होगा नहीं तो मेरा कैपिटल फंसा रहे। और अगर मुझे कोई शेयर खरीदना है तो उसको बेचने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये सबसे मेन चीज है कि बायर और सेलर, मतलब जिसको हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं, कि वो प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो शेयर मार्केट नहीं चल पाएगा। तो ये गोल्डन रूल है शेयर मार्केट का, और हम किसी को भी मतलब रोक भी नहीं सकते। कोई क्या कोई बाय करेगा या सेल करेगा वो हमारे ऊपर नहीं, ठीक है। लेकिन डिमांड जोन और जो सप्लाई जोन होते हैं वो कब क्रिएट होते हैं? जब बड़े इंस्टीट्यूशन जो कि बहुत बल्क में ऑर्डर लगाते हैं, तो जब एक बड़ा बल्क ऑर्डर किसी एक प्राइस पे आता है तो हम लोग कहते हैं कि ये प्राइस जो है वो सप्लाई जोन है। मतलब अगर वो सेल ऑर्डर आ रहा है वहां पे, और अगर एक बड़ा बल्क ऑर्डर बाय का आ रहा है तो हम ये कहते हैं कि ये जो जोन है ये बाय जोन है, क्योंकि वो जितना एक बल्क ऑर्डर उसने लिया और वहां से बाय किया लोगों ने, स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया, तो उसको पूरे सारे स्टॉक जो वो चाह रहा था, मान लो एक आदमी 1 लाख स्टॉक लेना चाह रहा है लेकिन उसने वहां पे ऑर्डर लगा रखा है। अब वहां से जब शेयर का प्राइस जब बाय होना शुरू हुआ तो जितने शेयर बाय होंगे उसके हिसाब से जो हमारा शेयर का प्राइस है ऊपर चला जाएगा। तो उसको वो सारे शेयर 1 लाख शेयर उसको उस प्राइस पे नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है उसको 20,000 मिल पाए, हो सकता है 30,000 मिल पाए, हो सकता है 50,000 मिल पाए। लेकिन वो एक वहां पे डिमांड जोन बन गया कि ठीक है अभी इसको नहीं मिल पाए, लेकिन फिर दोबारा से जब यहाँ पर प्राइस आएगा तो फिर दोबारा से इसको मिल जाएंगे। तो वो एक डिमांड जोन मार्क हो जाता है चार्ट पे कि ठीक है भाई यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं बड़े इंस्टीट्यूशन। बड़े इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं? बड़े इंस्टीट्यूशन वही FII, FDI, DII और म्यूचुअल फंड्स, HNI जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, FII जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे अमेरिका में, या जितने हेज फंड्स होते हैं मतलब अलग अलग मुल्कों के। तो क्योंकि इंडिया का मार्केट ओपन है तो फॉरेन के इंस्टीट्यूट भी आकर के यहाँ पर अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। रिटेल में FDI को जब अप्रूवल हुआ था उसके बाद से ये सारी चीजें फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंडिया में इजिली आने लगी, है ना। तो जो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी जो है ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं भी ये बिग इंस्टीट्यूशंस हैं जो मूव कर सकते हैं पूरी मार्केट, है ना। जैसे कि शादाब भाई ने बहुत बार ये चीज की है कि एक हम सारे रिटेलर्स मिलके एक भी बड़ी कैंडल नहीं बना सकते, है ना। और वो हालांकि वो एक इंस्टीट्यूशन एक पूरी बड़ी कैंडल बनाने पर ताकत रखता है, करोड़ों के उनके शेयर्स एक बार में चले जाते हैं, है ना। तो सप्लाई जोन में, डिमांड जोन में बायर्स कौन है? बड़े इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया। और सप्लाई जोन में सेलर्स कौन है? वही बड़े इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि वहीं जब सप्लाई जोन कब बनेगा? जब एक बड़ा ऑर्डर आएगा। बड़ा ऑर्डर कौन देगा? बड़े इंस्टीट्यूशन देंगे, ऑब्वियसली बात है। तो वेयर आर वी रिटेलर्स? तो हम रिटेलर्स कहाँ हैं? हम रिटेलर्स हैं इन दोनों के बीच में। हम रिटेलर्स जो है वो जब इन दोनों के बीच में पैसा मतलब शेयर्स खरीदते हैं और सप्लाई जोन पे जाकर के शेयर खरीद लेते हैं हम लोग, और जो है बाय जोन पे आके हम लोग बेचते हैं। ऑब्वियसली बात है, बिग इंस्टीट्यूशन को शेयर्स मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे, है ना। या तो ये है कि उसको कोई और बिग इंस्टीट्यूशन बेचे, जैसा कि अभी जब ये सब चल रहा था, स्टॉक मार्केट क्रैश चल रहा था, तो जितना FII बेच रहे थे उसके मुताबिक जो है वो
DII अच्छा खासा खरीद रहे है ना, लेकिन फिर भी उसमें रिटेलर्स का पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है क्योंकि शेयर मार्केट गिर रहा था। तो इन दोनों के बीच में हमारा जो है वो बेचारा रिटेलर होता है कि जब वो देखता है कि यार स्टॉक प्राइस गिर रहा है और ज्यादा नुकसान ना हो तो वो बेच के चला जाता है सप्लाई जोन पे, और फिर बाय जोन पे आके उसको लगता है कि अब यहाँ से स्टॉक जा रहा है वहां खरीद लेता है और ज्यादा वहां से प्रॉब्लम चीज हो जाती है, सॉरी सप्लाई जोन पे खरीद लेता है और बाय जोन पे बेच देता है। तो हाउ डू स्मार्ट मनी वर्क? स्मार्ट मनी क्या करता है कि स्मार्ट मनी डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क करके रखता है कि भाई यहाँ पर देखो ये चीजें हैं, अब तुम देखो, अब तुम्हें बड़े प्लेयर्स के साथ खेलना है या फिर उनका शिकार बनना है, ये आपके ऊपर है। क्या आप एक जंगल में और आप या तो शिकारी हो सकते हैं शिकार हो सकते हैं, दोनों चीजें आपके ऊपर। तो या तो आदमी शिकारियों का ग्रुप ज्वाइन कर ले कि नहीं भी ठीक है तुम्हारे साथ हम रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे और शिकार भी मिल जाएगा, सही है, या फिर आदमी जो शिकार है मतलब जो चीजें चल रही हैं उनके साथ अपना आजादी के साथ घूम रहा है कि नहीं जो मेरा दिल चाहेगा मैं वैसा करूंगा, तो फिर कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी का शिकार बन जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो डिमांड जोन पे क्या होगा, बड़े इंस्टीट्यूशन, देखो अब जब इतने बड़े ऑर्डर उसको लगाना है और उसको चाहिए, तो इतना बड़ा ऑर्डर मतलब जब उसको शेयर्स चाहिए तो शेयर बेचने वाले लोग होने चाहिए। अगर लोग शेयर बेचना ही बंद कर दें तो उस इंस्टीट्यूशन को शेयर चाहिए, उसका ऑर्डर पूरा ही नहीं हो पाएगा और उसको तो पैसा बनाना है तो इसलिए उसको पैसा चाहिए। तो वो क्या करता है, वो लोगों को डराता है कि भाई ये जो है ये जो स्टॉक है ये गिरने वाला है, यहाँ से अलग अलग न्यूज आ जाती हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें, मतलब स्मार्ट मनी के थ्रू उसको ल्योर किया जाता है, मतलब उसको अट्रैक्ट किया जाता है रिटेलर को कि जितने रिटेलर्स हैं सारे कि भाई वो किसी तरीके से शेयर अपने बेच दें ऐसे बिग को, मतलब बिग इंस्टीट्यूशन। और ऐसे ही सप्लाई जोन पे उसको बायर्स चाहिए, तो सप्लाई जोन पे अक्सर जो है वो क्योंकि अब उसको पता है मुझे ऑर्डर लगाना है इतना बड़ा, अच्छा इतना बड़ा ऑर्डर कोई एक साथ नहीं लगाता है, वो इतना बड़ा ऑर्डर कोई एक साथ नहीं लगाता है, वो हमेशा जो है वो धीरे धीरे मतलब थोड़े थोड़े ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। आप कभी ऑर्डर बुक देखेंगे तो आपको दिखेगा एक ही प्राइस पे आपको दिखेंगे कई हजार ऑर्डर लगे हुए हैं और वो कमी नहीं होता, मतलब फिर जैसे प्राइस थोड़ा सा अप होगा तो वो वही ऑर्डर अप हो जाएगा, इस टाइप से मतलब वो थोड़े थोड़े ब्लॉक्स में ऑर्डर लगा रहे होते हैं और वो रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं वैसे। ठीक है, तो डिमांड जोन पे बड़े इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए, उनको सेलर्स चाहिए कि अब मुझे मतलब जो है शेयर चाहिए तो मुझे बेचने वाले लोग होने चाहिए, तो वो वहां पे ऐसी न्यूज फैलाते हैं कि जिससे जो है रिटेलर्स को लगे कि भाई ये शेयर डूबने वाला है कुछ होने वाला है तो अब यहाँ से निकल जाओ, सही है। और जब सप्लाई जोन होता है तो वो उम्मीदें दिखाते हैं कि अरे ये तो इतना भागा है अभी तो और भागेगा। आप देखिए अक्सर सप्लाई जोन के पास जब शेयर जाता है तो कई मतलब अच्छा खासा रन देता हुआ आ रहा होता है, तो अब लोगों को लगता है यार अब तो इसकी चाल शुरू हो गई, अब तो ये बहुत आगे जाएगा, और वहीं से जो सप्लाई जोन पे आकर के फिर वहां से शेयर गिरना शुरू हो जाता है, जनरली ये देखा जाता है। और आगे कैसे होगा वो भी आपको बताएंगे कि चीजें चेंज कैसे होगी। चलें थोड़ा सा आगे चले। अच्छा हाँ देखिए एक और चीज पीछे वाली स्लाइड पे हमजा भाई, लास्ट में देखिए फुटनोट पे एक लाइन लिखी बड़ी अच्छी, देखिए फुटनोट लास्ट वाली स्लाइड में, हाँ इसमें देखिए समटाइम्स स्टॉप लॉसेस गेट ट्रिगर्ड नियर डिमांड जोन। डिमांड जोन पे जाके स्टॉप लॉस मतलब अक्सर ऐसा होता है मतलब आपने आपके साथ भी ये हुआ होगा कि आपने कहा अच्छा ठीक है हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं यहाँ पे, और वो शेयर उसी स्टॉप लॉस तक आने के बाद वापस चला जाता है ना कि वहां तक वो आएगा, उसी स्टॉप लॉस तक आएगा और थोड़ा बहुत उसके नीचे थोड़ा बहुत जाएगा और फिर वहीं से वो रिवर्स हो जाता है। अब आदमी पूरे दिन बैठ के अफसोस कर रहा होता है कि यार इसको क्यों बेच दिया। मेरे साथ अभी अभी हुआ किसमें, डीमार्ट में हुआ था, डीमार्ट उस दिन अच्छा खासा वो नीचे आया, मैंने कहा यार अब मुझे लग रहा है इसकी चाल खत्म हो गई, नहीं जाएगा, मैंने बेच दिया। और फिर उसके बाद 12 बजे के बाद वो वापस जहां से शुरू हुआ था वहीं पे वापस पहुंच गया, 4,000 से ऊपर उसका प्राइस पहुंच गया। मैंने कहा अरे यार बताओ हद हो गई, ऐसा करता है। तो ये डिमांड जोन के आसपास क्या करता हूँ थोड़ा और उसको नीचे ले जाते हैं प्राइस को, जिससे कि जितने स्टॉप लॉसेस लोगों ने लगा रखे हैं वो सब ट्रिगर हो जाए, सारा का सारा जो स्टॉक है उनको मिल जाए, लिक्विडिटी उनको ग्रैब कर। चलें आगे चलें हम। अच्छा कोई मुझे बताए कि मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूँ, मतलब मेरे बोलने की स्पीड तो बहुत तेज नहीं है, चीजें क्लियर हो रही है? नहीं नहीं बहुत क्लियर जा रहे हैं शमीम भाई, आराम से बहुत सही सही जा है, रहे हैं। ओके ओके चलिए। तो अब ये न्यूज एंड साइकोलॉजी कि क्या क्या चीजें सुन के जो है वो रिटेलर का बीपी बढ़ता है कि कैसे अरे यार अब तो मजा आने वाला है, कभी ऐसा होगा या फिर अरे यार अब तो मैं बर्बाद हो गया। तो क्या क्या चीजें होती हैं ऐसी? तो फर्स्ट चीज जैसे कंपनी का पॉजिटिव रिजल्ट है या कंपनी का नेगेटिव रिजल्ट। अगर किसी कोई कंपनी आपके पास है और आपने है दे लिया कि भाई पॉजिटिव रिजल्ट उसका आ रहा है तो आदमी सोच जाता है यार अब तो मेरा स्टॉक भागने वाला है, लेकिन फिर भी जो है वो वैसा, तो ये मतलब आपका बीपी बढ़ेगा कि नहीं अब तो बहुत मजा आने वाला है। अगर नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो आदमी परेशान हो जाएगा, अरे यार ये क्या हो गया, अब वो सोचेगा कैसे मैं जल्दी से सेल करके निकलूं या क्या करूं क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसी पॉजिटिव और नेगेटिव पब्लिसिटी थ्रू सोशल मीडिया, न्यूज रिलेटेड टू ऑर्डर्स,
rumors being circulated which later prove incorrect। पहले मतलब बहुत सारे ऐसे अफवाहें उड़ रही होती है जो बाद में सही नहीं होती। सही है। अच्छा, इसमें चलो रिजल्ट्स का अभी बात करते हैं। जैसे अच्छा, ये दो चीजें जो है, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पब्लिसिटी थ्रू सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे जो पब्लिसिटी हो रही है, इसको तो ज्यादातर लोग समझते हैं कि हाँ, ये बहुत बार जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं या इवन कंपनी खुद भी कभी कभी ऐसा करती है कि ऐसी न्यूज फैलाती है जिससे मार्केट में ग्रीड या उसका हो जाए, क्या बोलते हैं, मतलब ग्रीड फैले या फियर फैले, है ना, दोनों में से कोई एक चीज जो ऐसी भी उनको चाहिए। अगर उनको ग्रीड फैलाना है मार्केट में, मतलब तो फिर वो पॉजिटिव न्यूज लेकर के आते हैं, और अगर फियर फैला, उनको शेयर्स चाहिए, तो वो नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्यादा नहीं तो 40-50% रिटेलर्स को तो ये चीजें पता होती है कि हाँ, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती रहती है, सबका भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो तीन चीजें, पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट और न्यूज रिलेटेड टू ऑर्डर्स, ये तीन चीजें ऐसी होती है जिसको हर रिटेलर ये समझता है कि यार इसको तो फेक नहीं कर सकता ना कोई भी। ऑब्वियस ही बात है, अगर कंपनी का रिजल्ट नेगेटिव है तो है, पॉजिटिव है तो है ना, और अगर उसको ऑर्डर मिला है तो मिला है, और अगर उसका ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो हुआ है ना। तो ये चीज ऐसी है जो कि मतलब फेक भी नहीं हो सकती और जिसको कोई बहुत ज्यादा मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन अगर हम सोचें, अगर आप देखें, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं कंपनी की। और कंपनी ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी बैठ के बना रहा हो, है ना, कंपनी में है बहुत सारे लोग। सही। और हमारा मुकाबला किससे, या मुकाबला भी नहीं कहें तो आप ये कह सकते हैं कि हमें बचना किससे है? हमें बचना है बड़े इंस्टीट्यूशन का शिकार होने से। और बड़े इंस्टीट्यूशन के पास है बहुत बड़ा पैसा, और बहुत बड़े पैसे के साथ उनके पास बहुत सारे आदमी, और जो कि अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है। सही। तो अब आप ये सोचिए कि जिस आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे लोग हैं उसका काम करने के लिए, और वो बैठा हुआ है उसको यही चीज करनी है कि मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करें, या मार्केट को कैसे हम लोग पैसा कमा सकें, तो क्या उसके पास इतने असबाब नहीं होंगे, इतने मतलब रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो कंपनी के ये सारी चीजें पहले से पता कर पाए? क्योंकि कंपनी ऐसा तो है नहीं कि आज रिजल्ट अनाउंस हुए तो आज ही उनको रिजल्ट पता चले थे। कंपनी तो पिछले 3 महीने से बिजनेस कर ही रही है ना। तो जब कंपनी पिछले 3 महीने से बिजनेस कर रही है, तो उसका तो रिजल्ट डे बाय डे काउंट हो रहा है। वो तो वहां के जो लोग हैं, कंपनी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो चीजों को डील कर रहे हैं, उनको तो सारी चीजें डे बाय डे पता है ना, कि आज कितने ऑर्डर चले गए, आज कितने चीजें आ गई, आज कितना नुकसान हो गया, आज कितनी बिजली चलेगी। उनके पास तो सारी नॉलेज है ऑलरेडी। तो ये सारे जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, या जो ऑर्डर की जो इंफॉर्मेशन जो बाद में आने वाली है, वो ये सारी चीजें बहुत पहले से पता की जा सकती हैं, है ना। तो वही ये करते हैं जो हमारे बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये पहले से इन चीजों पे नजर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई इसको छुपा सके। भाई अगर कंपनी छुपाना भी चाहे, मान लीजिए हमजा भाई मेरे से डील कर रहे हैं, ठीक है, अब हमजा भाई अपनी कंपनी का प्रॉफिट किसी को नहीं बता रहे, स्टोर किसी को, लेकिन मैं उनका क्लाइंट, तो कोई मेरी बुक चेक कर सकता है ना कि मैं कितना उनसे खरीद रहा हूँ, नहीं खरीद। तो उससे वो अंदाजा लगा सकता है कि हाँ, अगर शमीम भाई ने हमजा भाई से इतना माल खरीदा, इसका मतलब हमजा भाई का इतना ऑर्डर मिला हुआ है, ये शमीम भाई की बुक में शो हो रहा है। मान लें मेरा रिजल्ट पहले आएगा, उनका रिजल्ट बाद में आ गया, तो उनके पास इतना ज्यादा डेटा अवेलेबल होता है जिसके थ्रू वो ऑलरेडी स्पेकुलेट कर लेते हैं कि कितना इसका रिजल्ट आएगा, और कितना इसको मतलब इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। और उसी की वजह से वो रिजल्ट आने से हम लोग बैठते हैं रिजल्ट आने के बाद कि अच्छा, वो रिजल्ट बहुत अच्छा आया, अब चलो खरीद लेते हैं। और वो लोग बैठे होते हैं रिजल्ट आने से पहले। जब हम खरीदना शुरू करते हैं तो वो लोग बेचना शुरू करते हैं, जब हम बेचना शुरू करते हैं तो वो खरीदना शुरू करते हैं। सही है। तो वो उसी से बचना है, उसी से बचने के लिए आज का सेशन हम लोग का रखा गया कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, और उसमें हमें नुकसान कैसे हो सकता है, उससे कैसे बचना है। रिटेलर्स आर ऑफन ट्रैप्ड बाय सच बिग पावर हाउसेस दैट ट्रैप द रिटेलर्स मोस्टली नियर डिमांड एंड सप्लाई। अक्सर यही होता है कि हमारा जो रिटेलर बेचारा फंसता है, वो यही होता है कि या तो डिमांड जोन की पे आके बेच देता है, या सप्लाई जोन पे आकर खरीद रहा होता है। ठीक है। और ये पहले से क्रिएटेड होता है ना। हमारे पास जो डिमांड और सप्लाई जोन है, एक फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन है, उसके पास बहुत सारे शेयर हैं, उसको शेयर बेचना है 2000 रुपए का, और अभी जो शेयर चल रहा है वो 1200 रुपए का चल रहा है। सही है। तो अगर 1200 रुपए का शेयर चल रहा है, लेकिन उसको 2000 पहले वो बेच चुका है, 2000, उसके पास 1 लाख शेयर थे, 50,000 उसने बेच दिए 2 लाख के, लेकिन उसको 2000 के, लेकिन वो कम होना शुरू हो गया उसके बाद, तो उसने नहीं बेचा कि नहीं मैं 2000 के बेचू। अब जब शेयर 1200 पे चल रहा है और उसको पता है मेरा शेयर 2000 पे बिक, अब उसे पता चल गया कि इस कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। रिजल्ट पॉजिटिव आने का क्या मतलब? रिजल्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि अब इसमें लिक्विडिटी आएगी। जब ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो रिटेलर्स भागेंगे, अरे भैया बहुत बढ़िया रिजल्ट आया इस कंपनी का, ये कंपनी धमाका मचा देगी, अभी देखिए क्या जाएगा। तो इसका मतलब पब्लिक क्या करेगी, आके खरीदेगी। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने जो मेरे 1 लाख शेयर थे उनको मैं जल्दी से यहाँ से निकाल सकता हूँ।
तो वो क्या करेगा, अब ये जो टाइम था उसको मिला जितना 20 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, इसमें इस शेयर के प्राइस को वो ऊपर ले जाएगा, है ना। इस शेयर के प्राइस को 1200 ले जा करके वो 2000 तक, 2000 के ऊपर तक ले जाएगा, है ना, या उसके आसपास तक जैसा भी। और जैसे ही रिजल्ट आएंगे वहीं से हमारा जो बिग इंस्टीट्यूशन है वो वहीं से सेल करना स्टार्ट करेंगे, कि उनको जो है मौका मिल गया कि हाँ अब सप्लाई, अब लिक्विडिटी आई है, तो अब जो है हम लोग यहाँ से अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट दीजिए। ठीक है ना, तो ये हमारा, अच्छा इसमें कुछ बचा हमजा भाई समझाने के लिए, सब क्लियर हो गया? नहीं नहीं सर, क्लियर होगा। मैं मतलब एक यहाँ पे क्लियर हो एग्जांपल गया? लेना चाहूंगा, जैसा, हाँ आवाज आ हाँ रही मेरी? हाँ, अरे बिल्कुल क्लियर है भाई। हाँ, तो कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि जो हाँ, बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, मैं यहाँ पे एक एनएच का दूंगा, अपना नारायण रुदालय का, ठीक है। यहाँ पे मैं डे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम, एक मिनट, मंथली टाइम फ्रेम में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। स्क्रीन मेरी दिख रही है ना? तो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे दिसंबर और समथिंग, हाँ दिसंबर और जनवरी मंथ में, यस, यहाँ पे आई थिंक प्राइस उसकी तब थी 1200, मतलब 1200 और 1300 के बीच में। नारायण वाली और उदाले की जो प्राइस इतनी चल रही थी, यहाँ पे दिसंबर जनवरी मंथ में जो म्यूचुअल फंड अपना परख पारी के यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, दिसंबर या मंथ मंथ में। यहाँ पे मंथली बेसिस पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने जो एंट्री की, और एंट्री देने के बाद में स्टॉक्स की प्राइस 1800 तक हिट करके आई, ठीक है। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मतलब प्राइस को क्यूमुलेट करके वहां पे जो एंट्री करते हैं, वो एंट्री पे अगर हम बैठे तो कितना हमें वो फायदा मिल सकता है। यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार मैं जनवरी दिसंबर में चला जाता हूँ, ठीक है। देखो डिमांड जोन, यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम में डिमांड जोन है, डिमांड जोन पे वहां पे परख पारिक एंट्री करता है जनवरी फेब्रुअरी, फेब्रुअरी मंथ में इतना नहीं गया, फिर इसके बाद मार्च में अच्छा खासा 1800 का, और वीक लो पे आप पे वहां से रिजेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे वो म्यूचुअल फंड एग्जिट मार लिया, वो पब्लिक को ट्रैप करके रिटेलर को ट्रैप किया, वहां से निकल गया। हो सकता है कि ये यहाँ पे अभी जंग चल रही है, और यहाँ पे एक साइडवेज चला गया, और अभी फॉल भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये डिमांड जोन पे जो बनते हैं, वो डिमांड जोन पे बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर लगा के बैठते हैं, या तो कंपनीज की बैक टेस्टिंग करते हैं कि कंपनीज का प्रॉफिट आने वाले साल में, आने वाले टाइम के अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है, उस बेस में वो एंट्री करते हैं। और स्टॉक्स के साथ में 2-3 महीने के अंदर हमारा अप्रोप्रिएट 40-45% मिल जाता है, और हम वो बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ में बैठकर हम वो कलेक्ट कर सकते हैं। सो समी भाई, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, यू कैन टेक सही द है, सही, फर्दर। चलिए चलिए, वापस पीपीटी पे आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, माशा, जज़ाकल्लाह। दिख रही नेक्स्ट है ना फिर, अभी? हाँ स्क्रीन आपकी बिल्कुल विजुअल, बेहतरीन, आपका कनेक्शन माशाल्लाह बिल्कुल आईटी वाला लग रहा है कि हाँ आईटी वाले लोगों का कनेक्शन चल रहा है एकदम बिल्कुल सीमलेस। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ठीक है। सही है। तो अच्छा, नहीं अब मतलब अब हम सीधा चार्ट्स पे आ गए, तो एक बार और थोड़ा सा पीछे ले लीजिए स्लाइड से, मैं इसमें कंक्लूड कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या देखा। तो इस नहीं नहीं वही वाली, हाँ इसी, कि इस स्लाइड में हमने ये चीजें बस हम लोग क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये जो सारी न्यूज न्यूज होती है इसको कौन अनाउंस करता है और कब अनाउंस करता है। सही है। तो न्यूज जो अनाउंस होती है वो ज्यादातर तो कंपनी करती है, अपने रिजल्ट्स के बारे में जो न्यूज है वो कंपनी अनाउंस करती है, क्योंकि कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, तो कंपनी को सारी चीजें, उसकी जो स्टेक होल्डर है पब्लिक है, तो इसलिए उसकी सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होनी ही पड़ेंगी। गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी होता है कि जितनी भी चीजें हैं वो आपको, क्योंकि आपकी स्टेक होल्डर हजारों लोग हैं, तो इसलिए आपको जो आपके रिजल्ट्स हैं, आपकी जो बुक्स हैं, आपके प्रॉफिट लॉस और जो भी आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो सब आपको पब्लिक डोमेन में डालना पड़ेगा। तो ये ज्यादातर कंपनी की तरफ से होता है, लेकिन इसको बूस्ट किया जाता है न्यूज मीडिया के थ्रू, और ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं इनका, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी फेयर गेम नहीं खेल रहा है यहाँ पे, हर आदमी मैनिपुलेशन में लगा हुआ है कि बस उसको पैसा चाहिए, है ना। ग्रीड जो है वो बहुत खतरनाक चीज होती है। तो उसकी वजह से वो क्या है, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, ये जो अपने जो दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन है, इसके अलावा कंपनी खुद अगर अपनी साख बढ़ाना चाह रही है तो वो भी दूसरे मतलब न्यूज मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इस टाइप के रूमर्स और वो सारी चीजें चलाते हैं। जैसे एक बार इलॉन मस्क पे एक बार वो लग गया था कि उसने एक बार कहा था कि मैं बात कर रहा हूँ अपने उनसे कि हम लोग टेस्ला के सारे शेयर्स वापस बाय बैक कर सकते हैं क्या, मतलब उसको प्राइवेट पब्लिक से हटा के वापस से प्राइवेट कर सकते हैं क्या, इस टाइप से। तो उसके ट्वीट कर दिया था उसने, और इस बात पे एकदम से उसका शेयर बहुत जंप कर गया।
तो बाद में उस पे केस हो गया कोर्ट में कि तुम ऐसा कैसे मतलब कुछ भी कर सकते हो, और जबकि तुम्हारा कोई ऐसा इरादा भी नहीं था। फिर बात हुई उसके ऑफिशियल से, उन्होंने कहा भी हमसे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ये तो इन्होंने ऐसे ही कुछ भी हवा में तीर मार दिया है। तो ये सारी चीजें जो होती है फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। लेकिन ऐसा भी करते हैं लोग, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि कभी कभी ऐसा भी चीजें मतलब कंपनी खुद भी अपने बारे में ऐसी कोई न्यूज ले आती है जिससे कि उसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाए। बॉस अभी तो कई सारे केसेस ऐसे हुए हैं, सेबी ने डिटेन भी किया है कुछ लोगों को। तो ये, और ये कब आती है ये न्यूज? न्यूज देखो, रिजल्ट का जो है वो पहले से डिसाइडेड रहता है। अगर आप कभी भी जाएंगे, जैसे अभी हमजा भाई ने दिखाया कि था चार्ट ना, उसमें भी नीचे हमेशा ई बना रहता है। ट्रेडिंग व्यू में अगर आप जाएंगे तो चार्ट के नीचे ई बना हुआ होता है। तो ई जो है वो ये शो करता है कि ये कंपनी अपनी अर्निंग्स इस डेट में शो करेगी, सही है। तो वो अक्सर कंपनी का पहले से डिसाइड रहता है कि इसके रिजल्ट कब आने वाले हैं। और कुछ कंपनी का थोड़ा सा अलग से मतलब वो रहता है कि वो कुछ कंपनी बहुत पहले बता देती है, कुछ कंपनी थोड़ा बाद में बताई, जैसे 10 दिन पहले बताएंगे कि भाई हमारा आ गया, और कुछ कंपनियां तो 1 महीने पहले से पता होता है कि किस दिन इनका रिजल्ट आना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कैसा चीज है, ठीक है। तो ये कब फैला या कब निकला, अब ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो ये इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कंपनीज को भी कभी कभी, और वैसे भी, कि भाई तुम रिजल्ट अभी मत निकालो, थोड़ा सा तुम्हारा शेयर प्राइस ऊपर जाने दो, फिर तुम रिजल्ट निकालना, ठीक है। या ये जो ऑर्डर वाली न्यूज है, तो ऑर्डर वाली न्यूज को थोड़ा सा डिले करवा देंगे कि भाई ठीक है अभी हम पहले इसको थोड़ा सा भगा लें प्राइस को। मान लीजिए किसी कंपनी को ऑर्डर मिलने हैं, ऑर्डर मिल गए हैं उसको, बात उसकी हो गई है, लेकिन मिलने वाले हैं, ठीक है। अब अब बड़े इंस्टीट्यूशन को पता चला कि इसको ऑर्डर मिलने वाला है, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा ऐसा 1 हफ्ते रुक जाओ, 1 हफ्ते बाद इसको डिस्क्लोज करना है कि तुमको ऑर्डर मिले हैं, सही है। तो अब इस 1 हफ्ते में वो प्राइस को ऊपर ले जाएगा, प्राइस को ऊपर ले जाएगा, और जब ऑर्डर मिलेंगे तो रिटेलर खुश हो जाएंगे, कह रहे यार वाह क्या बात है, शक्ति पंप को बहुत बड़ा गवर्नमेंट का ऑर्डर मिल गया, तो अब चलो अब इसमें एंट्री की जाए, अब तो ये और भागेगा। और वहां जो भागने के लिए रिटेलर जब कूदते हैं, तो वो जो इतना जो बड़ा इंस्टीट्यूशन था जो नीचे से ऊपर तक ले गया था स्टॉक को, अब उसको यहाँ पे स्टॉक निकालना है, तो यहाँ पे उसको चाहिए लिक्विडिटी, तो अब उसको यहाँ पे बायर्स मिल जाते हैं, वो अपने से सेल करना शुरू करता है, पब्लिक बाय करना शुरू कर देती है, उसका काम हो जाता है। बाकी अब पब्लिक देखे और कंपनी देखे, उससे उसे क्या मतलब। तो समझ में आई बात? चलिए, तो अब होगा क्या जब ऐसा होगा जब उसने सेल कर दी और हमने खरीद लिए, सही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि सेलिंग उसका ऑर्डर बहुत बड़ा है, मतलब उसके पास बहुत सारे शेयर सेल करने के लिए, हम लोग वो सारे रिटेलर मिलके भी एक दिन में उसके शेयर नहीं खरीद पाएंगे, कभी कभी इतने शेयर्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा सप्लाई जोन में, है ना, हमेशा क्या करते हैं हम लोग, टैप करते हैं रिटेलर्स को, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। तो अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं अगर सप्लाई जोन के पास, ठीक है, अगर सप्लाई जोन के पास अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, सप्लाई जोन समझते हैं ना सब लोग, जो रेड रेड मार्क होता है इंडिकेटर की शो भी करता है, तो अगर सप्लाई जोन के पास अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये चीज होगी कि वहां से स्टॉक नीचे जाएगा। कभी ऊपर भी आ सकता है, ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज 100% ट्रूथ नहीं होती, लेकिन कभी बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो स्टॉक है अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी वहां से गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो बड़ा इंस्टीट्यूशन था उसने वहां पर अपने सेल ऑर्डर लगा सप्लाई जोन, सही है। और डिमांड जोन पे इवन खराब रिजल्ट आने के बाद, बहुत खराब रिजल्ट आए और लेकिन स्टॉक अपना डिमांड जोन पे था, खराब रिजल्ट आया, रिटेलर ने बेचना शुरू कर दिया, और वहां डिमांड जोन पे एचएनआई के ऑर्डर्स लगे हुए, ठीक है, जो बिग इंस्टीट्यूशन एफआईडी है उनके ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो जितने भी हम बेचेंगे वो सब खरीद लेंगे, और खरीदते वो इतने ज्यादा उनके ऑर्डर हैं कि हमारे सारे स्टॉक खत्म हो जाएंगे, उनकी बुक खत्म नहीं होगी, तो स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाएगा, सही है। तो इस टाइप से है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है कि ये डिमांड और सप्लाई जोन जो है ये पहले से क्रिएटेड है, हमें बस इसको फॉलो करना है। हमें ये फुटप्रिंट है बड़े इंस्टीट्यूशन की, हमें इनको ध्यान में रखना है कि भाई कहाँ कहाँ बड़े इंस्टीट्यूशन कदम पड़े हैं, कहाँ कहाँ इनके ऑर्डर लगे, हम भी वहीं वहीं ऑर्डर लगाए, जहां ये खरीद रहे हैं हमें भी वहीं खरीदना है, जहां ये बेच रहे हैं वहां हमें बेच के निकल जाना है। ये नहीं सोचना कि नहीं मैं तो होल्ड करूंगा जी, चल जाएगा आदमी, ऐसा तो बहुत मुश्किल चीज है। आज तक एक ही केस मैंने देखा है, वो भी अगर हो सके, अगर टाइम मिला तो अभी बता दूंगा कि ऐसा कब हुआ कि जब रिटेलर्स ने जो है वो बड़े इंस्टीट्यूशन को कच्चा दे दिया, वो बताते हैं अभी, चलो बाद, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है समीम भाई, मैं इसमें भी मतलब मैं थोड़ा मेरा इनपुट ऐड करना चाहूंगा। तो जैसे बिल्कुल कि बिल्कुल। मतलब समीम भाई ने बताया कि कंपनीज के पॉजिटिव रिजल्ट्स और नेगेटिव रिजल्ट्स क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हर मतलब ईच कंपनी के अंदर मतलब देयर रिस्पेक्टिव वर्क रिलेटेड टू टीम्स होती है, जैसा कि मतलब उनकी सेल्स टीम होती है जो अपने प्रोडक्ट को सेल्स करती है, और अपने कस्टमर्स को वो मतलब कैसे सेल्स करती है वो सेल्स टीम होती है। फिर फाइनेंस टीम होती है जो कंपनी का पूरा फाइनेंस और कच्चा चिट्ठा है वो मैनेज करती है। पीएमओ टीम होती है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती है। तो वो लोगों को क्या होता है ना कि मतलब ड्यूरिंग द क्वार्टर जितने ऑर्डर्स मिलते हैं, जितने प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो वो लोग ट्रैक करते हैं। और अदरवाइज क्या होता है कि हर कंपनी अपना एक टारगेट सेट करके रखती है कि भाई मुझे ये क्वार्टर के अंदर 120 करोड़ मुझे अचीव करना है। तो क्या होता है कि वो जो पीएमओ टीम्स होती है, सेल्स टीम होती है, सॉल्यूशन कंसल्टेंट टीम्स होती है,
वो लोग मतलब ना बड़े बड़े टूल्स आते हैं, जैसे सैप खाना टूल आते हैं, जैसे सीआरएम टूल्स होते हैं, जो मतलब कस्टमर रिलेटिव मैनेजमेंट जो टूल्स आते हैं, वो टूल्स बड़े बड़े टूल्स यूज करती है, उसके अंदर ना टारगेट डिफाइन होता है, ठीक है। तो वो बड़ी बड़ी टीम क्या होती है कि मतलब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, मतलब एफआई के इंस्टीट्यूशन होते हैं, कि जो मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन, वो जो बड़े बड़े होते हैं, फिर इंडिया के अंदर जितने म्यूचुअल फंड है, वो लोग क्या इंसाइडर इंसाइडर भी एक प्लेग्राउंड होता है। मतलब इंसाइडर न्यूज से क्या होता है कि कंपनी ने एक ये डिफाइन करके रखा होता है कि भाई हमारा 150 करोड़ का टारगेट है ये क्वार्टर के अंदर, तो वी वुड अचीव दिस टारगेट। और हुआ कि नहीं हुआ, फिर वो उनको जो ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। तो कंपनी ऑर्डर्स मिलने के पहले क्या होता है कि वो अपने कस्टमर के साथ में डिस्कशन में होती है। डिस्कशन के बाद अपना प्रोडक्ट सेल होता है, तो उसके जो फीचर्स रिलीज करते हैं, बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं। एंड देन क्या होता है कि कंक्लूजन पे आता है, तो फिर वो क्या है कि कस्टमर उनको प्रोजेक्ट देने वाला है कि नहीं देने वाला, वो कस्टमर जो होता है कंपनी का प्रोडक्ट लेने वाला है कि नहीं लेने वाला होता है। वो क्या था कि इनसाइडर न्यूज से बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको पता चल जाता है, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट कंक्लूजन के बाद में जब वो कंपनी बीएससी एनएससी में सबमिट करती है कि वी हैव अचीव दिस ऑर्डर, वी हैव सेल मतलब वी हैव सेल दिस प्रोडक्ट, तब जाके वो जब एनएससी बीएससी में जब पब्लिश करती है, उसके बाद पब्लिक को पता चलता है। उसके 7 8 9 10 दिन पहले बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को पता चल जाता है। तो वो जो न्यूज मतलब होती है, उससे क्या है ना कि वो चार्ट पे इम्पैक्ट करता है। तो वो स्टॉक्स 10 दिन पहले ही, वो बड़े इंस्टीट्यूशन की एंट्री की पहले ही वो लोग चार्ट ऐसा बिहेव करके मतलब रन देने लगता है। सॉरी, किसका मतलब सही बात। नहीं, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक आध कर रह जाता है माइक को। तो बहुत क्या बढ़िया, होता है ना सही कि बात है। वो ये न्यूज के वजह से वो कंपनी का चार्ट जो होता है, वो प्राइस एक बिहेव करने लगता है और वो भागने लगता है, ठीक है। तो वो 8 9 10 दिन, जो भी 15 दिन वो न्यूज के रिलेटेड वो रन दिया, फिर वो सप्लाई जोन के नजदीक आया, सप्लाई जोन के नजदीक आया, फिर वो न्यूज बीएससी एनएससी में लिस्ट हुई, बीएससी एनएससी में लिस्ट होने के बाद में मार्केट में आती है, तब जाके रिटेलर्स को पता चलता है। एज वी आर रिटेलर, हमको लास्ट में सबसे पता चलता है कि ये कंपनी के साथ ये हुआ है, इनको ऑर्डर मिला है, उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, उनके लिए इंसिडेंट था ये, मतलब प्रमोटर के बीच में इंसिडेंट था, वो सॉल्व हुआ है। वो जाके रिटेलर के पास जब तक न्यूज आती तब तक वो प्राइस सप्लाई जोन के नजदीक आ जाती। और रिटेलर ठहरा क्या है कि वो न्यूज बेस पे आया। और उस टाइम पे क्या होता है कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, मतलब जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, नुवामा, ये सब जो क्या है ना, वो टारगेट देते हैं। वो मतलब कहते हैं वहां पे, मतलब वो रेटिंग देते हैं कि आप बाय करिए, आप ये करिए, मतलब आप टारगेट एड कर सकते हैं, इतना टारगेट है। तो उसकी बिहाइंड में बड़े इंस्टीट्यूशन रिटेलर को ट्रैप करते हैं और लोग निकल जाते हैं, और सप्लाई जोन पे हम लोग वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। इसके बाद क्या है ना कि बड़े इंस्टीट्यूशन निकल गए, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, रिटेलर के झोले में वो ऑर्डर आ गए, तो एक्चुअल में वो प्राइस वैसे बिहेव करने लगती है। और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली वो, जैसा कि बड़े सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, फिर वो वहां से फॉल, उसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, सप्लाई जोन से उसको रिजेक्शन मिलके डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो हमें मतलब ना जब भी ऐसी न्यूज आती है, कंपनी के पॉजिटिव रिजल्ट्स की न्यूज आती है, कंपनी कभी कभी क्या है कि एस्टिमेशन भी शेयर करती है हमारे साथ में, जैसे कि 1 महीने पे अपने रिजल्ट्स आने वाले हैं उनके क्वार्टरली। तो हमें 1 महीने के पहले अपने एस्टिमेट शेयर करती है कि हमने इतना सेल किया है, हमारी प्रोडक्ट का इतना ग्रोथ हुआ है, हमने ये प्लेटफॉर्म पे हमने एडवर्टाइजमेंट की है, तो हमारा रेवेन्यू अच्छा इंक्रीज हो रहा है, हमारा प्रॉफिट भी अच्छा इंक्रीज हो रहा है। तो आफ्टर 1 मंथ जो भी हमारा रिजल्ट होगा, वो एक इम्पैक्टफुल रिजल्ट होगा, जिसकी वजह से क्या है कि उस केस में मतलब रिटेलर ट्रैप्स हो जाते हैं। मे भी हो सकता है कि वो लोग इनसाइडर न्यूज की वजह से, अगर कंपनी का रिजल्ट नहीं अच्छा आने वाला हो, मे भी आ भी जाता है, ऐसा भी नहीं कि मतलब नहीं आता, आ भी जाता है। कंपनी अपना जो प्लेटफॉर्म होती है, कंपनी अपना जो बिजनेस होती है, वो मतलब सबके साथ में रिलीज करते हैं कि हम अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। तो कहते हैं उसमें भी पब्लिक ट्रैप होती है, और उसमें उसकी बिहाइंड में, उसकी आड़ के अंदर बड़े इंस्टीट्यूशन मौका मिल जाता है एक प्राइस को, अपने शेयर्स को एक प्राइस पे बेचने के लिए। तो हमें मतलब ट्रैप नहीं होना है, हमें मतलब वहां पे स्टे होना है, बी कॉशियस एंड बी पॉजिटिव। हमें प्राइस देखनी है, हमें चार्ट देखना है, और हमें वहां पे कंक्लूजन लाना है कि मतलब एज अ मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो प्राइस एकदम तो हाई नहीं है, सप्लाई जोन नजदीक नहीं है, मार्केट का कंडीशन क्या है, कंपनी का मतलब बैलेंस शीट क्या है, वो हमें पूरा कैलकुलेशन करना है। देन वी कैन इन्वेस्ट देयर। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। जी शमीम भाई, जी, मैं स्लाइड सही है। आगे कर और दूं। जैसा कि अभी हमजा भाई ने कहा ना, तो ये अभी कहीं आएगा भी स्लाइड में लास्ट में, कि दी रिटेलर्स आर द लास्ट पर्सन टू नो, कि सबको जब पता चल जाता है उसके बाद हमारे पास न्यूज आती है। पहले कंपनी को पता होता है, फिर इंस्टीट्यूशन को पता होता है, फिर मतलब जो है वो न्यूज मीडिया को पता होता है, आखिर में हमारे पास न्यूज आती है। तो जो भी न्यूज आपके पास आ रही है, कोई भी ताजा खबर नहीं है,
सही है। चलिए, तो अब ये एग्जांपल से बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारा वारी एनर्जीज का है, ठीक है, तो वारी एनर्जीज अगर आप यहाँ से 60% रिटर्न दिए इसने, इस देखें आप, ये डेली का ही चार्ट है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मतलब 10 12 ट्रेडिंग डेज में इसने 60% रिटर्न इसने यहाँ से दिए। और यहाँ पे इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ, जो यहाँ लोग आ रहा है, रिजल्ट रिसीव 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल को अगर आप देखें इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट कोई खराब थोड़ी आया इसका। आप देखिए 923 करोड़ का इसने जो है वो प्रॉफिट बुक किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, 722 से 923 हो गया, तो इसका मतलब रिजल्ट तो अच्छा है। लेकिन अगर आप देखें तो ये कहाँ पे था, ये अपने सप्लाई जोन के पास था। तो इसको रिटेलर, इसको जो एचएनआईज हैं वो डिमांड जोन से सप्लाई जोन तक लेके गए, क्योंकि उनको पता था यहाँ पे रिजल्ट आया ना, और रिजल्ट अच्छा आएगा वहां पे। तो वो जो वहां से रिजल्ट इसका अच्छा आया, उसके बाद से ये जो है क्या हुआ, रिटेलर्स ने खरीदना शुरू कर दिया और बड़े इंस्टीट्यूशन ने बेचना शुरू किया, और वहां से रिजेक्शन हो गया, प्राइस देख के गिरना शुरू किया। कितना गिरा है जरा सा देखेंगे हमजा भाई, वो जो टॉप है, टॉप पे से कितना गिर रहा है यहाँ से, स्केल लगा के देखिए जरा सा। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ तक आते आते बस एक बार क्लिक करके नीचे 18%। तक देखिए, हाँ 18% लगभग ये नीचे चला गया। हालांकि रिजल्ट अच्छे आए थे। तो कोई ये सोच सकता है कि बताओ रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद जो है वो मतलब स्टॉक गिर जाए, तो ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि उनको पहले से पता है कि इसके रिजल्ट अच्छे आने वाले, तो उन्होंने कहा अच्छा सही है यार, इसको ज्यादा अपने प्राइस तक ले चलते हैं, अपना निकाल करके पंप एंड डंप कर देंगे इसको। तो पंप एंड डंप कंपनी ना होने के बावजूद बेचारी में पंप एंड डंप हो जाता है, इसमें इस कंपनी की कोई गलती नहीं है, सही है, लेकिन क्योंकि मार्केट ऐसे ही वर्क करता है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, सही है। चलिए वापस पीपीटी पे चलते हैं। तो ये एक एग्जांपल था वारी एनर्जीज का, ऐसे हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। ये अच्छा 3 आवर का टाइम फ्रेम में पूरा उसका था, सही बात। चलिए सही, ये हमारे पास फिर दूसरा कौन सा, राजू इंजीनियर, सेम राजू राजू इंजीनियर। इंजीनियर्स। राजू इंजीनियर्स मैंने खरीदा था 100 रुपए में, और इसको मैंने 110 112 पे बेच दिया था। मैंने कहा यार अब वैसे, और मुझे तो खैर पता नहीं था इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उसके बाद भी ये रोजाना जाता रहा, और मैं रोजाना इसका चार्ट देख के अफसोस करता था कि यार क्यों बेच दिया इसको, थोड़ा और रख लेता अच्छा होता। खैर बहरहाल, तो अब आप देखिए डिमांड जोन था इसका, नीचे शमीम देखिए भाई, आपको ब्लू। हाँ, शमीम भाई, हाँ राजू इंजीनियरिंग डिमांड जोन पे जब था, तो जब रिजल्ट नहीं था, याद है हमने एकेडमी पे मैंने चार्ट शेयर करा था, राजू जी जी इंजीनियरिंग जी डिमांड जोन, जी। वो तब रिजल्ट उसका रिजल्ट नहीं आया था। 12-15 दिन पहले। तो हमजा भी वो हाँ डिमांड जोन से कितना रन करा वो भी दिखाओ, और रिजल्ट के बाद कितना गिरा वो भी बताओ प्लीज। डे में डेली के चार्ट पे, डेली के चार्ट। हाँ, ये डेली के चार्ट पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है। हाँ ये डे में, अर्निंग आई तो डे उसकी, में ये मैं देखिए डिमांड जोन पर टच किया इसने। एक वर्टिकल लाइन डाल ये देता हूँ मैं, हाँ, नहीं अभी तो ठीक आप है। सिंपल स्केल से ही देख लीजिए, जैसे उसने वहां 70% तो उसने रन दिया ही है, अब गिरा कितना है ये देख लीजिए, हाँ, ऊपर ठीक है, मैं एक सप्लाई बार जोन ना से यहाँ कितना पे गिरा है इसका। कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि उसने डिमांड जोन से रन कितना दिया रिजल्ट तक, ठीक है। उसने रिजल्ट तक रन 70% दिया, अराउंड दिया है हाँ, रिजल्ट तक रन दिया 82% दिया। 80, नहीं नहीं, 80 कम दिया 80% वहां इसने पे रन मैंने, दिया। वर्टिकल नहीं नहीं, वही से 75 दिया, बराबर 75 दिया, हाँ 75 सही। ठीक है। और जब वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर के बाद में फिर वहां पे देखो, रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे वो गैप अप ओपनिंग हुआ, इसके बाद वो गिरा, गिरा कर कितने आया यहाँ पे 32%, ऑलमोस्ट 32 अप्रोक्सीमेटली वहां पे फॉल हुआ उसका। तो जितना मतलब आप कह सकते हैं कि जितना कैपिटल मतलब लगाया होगा लोगों ने, वो सारा का सारा उनका वापस से जीरो हो गया। अगर किसी ने शुरुआत में भी खरीदा होगा ना, तो भी वापस से जीरो हो गया होगा उसका, क्योंकि एकदम आदमी बॉटम से पकड़ना पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ा बहुत ऊपर ही आदमी देता है। तो जितना उसने लगाया, उसको सोचो जिसने होल्ड किया होगा उसको कितना बड़ा धक्का लगा होगा कि उसका स्टॉक 60% ऊपर गया और वापस से फिर 60 का 60% नीचे आके जीरो हो गया, समझ रहे? हालांकि इसके रिजल्ट कोई इतने खराब रिजल्ट नहीं है, और रिजल्ट के खराब होने से इतना ज्यादा स्टॉक नहीं गिरता है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वो सप्लाई जोन पे उसका रिजल्ट आ रहा है। तो जब भी सप्लाई जोन पे रिजल्ट अनाउंस होगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है इस बात के कि जो हमारा जो स्टॉक है वो गिर जाएगा वहां से, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है रिजल्ट आने में, अगर हमारे पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है तो, बल्कि किसका एक बार समीर भाई कहते पता नहीं कौन कह रहा था कि मैं रिजल्ट के टाइम पे मैं खरीदता ही नहीं, मेरे पास होता भी है स्टॉक, मैं बेच देता हूँ कि भाई ठीक है मुझे रिस्क नहीं लेना, जब आ जाएगा रिजल्ट उसके बाद देख के स्टॉक का दोबारा से खरीद देंगे, कोई बात नहीं। तो अगर यहाँ इसका राजू इंजीनियर्स का है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है देखिए, 27 से 47 हुआ है। ईयरली प्रॉफिट जो है, ईयरली मार्च 24 से 25 देखिए, तो ईयरली प्रॉफिट इसका बड़ा है, थोड़ा सा ऊपर आइए, क्वार्टर्स में थोड़ा सा ऊपर आइए भाई, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 11 से 19 हुआ है, तो रिजल्ट इसका खराब थोड़ी है, रिजल्ट तो इसका अच्छा है, प्रॉफिट इसका इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्योंकि रिजल्ट सप्लाई जोन पे आया, तो अब एचएनआईज ने मतलब जो बड़े उसमें है, उसने एकदम से जो है वो बेचना अपना शुरू कर दिया,
और उससे अकॉर्डिंग जो है वो वापस स्टॉक गिरना शुरू हो गया वहां से। चलिए अब वापस पीपीटी पे चलते हैं। तो ये मतलब ये रीजन है, रीजन क्या है कि वो सप्लाई जोन पे रिजल्ट आ रहा है। तो सप्लाई जोन पे रिजल्ट आने की वजह से जो, क्योंकि वहां बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए ऑलरेडी और बड़े इंस्टीट्यूशंस को मिल जाती है लिक्विडिटी, फिर वो अपने ऑर्डर निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक और है थायरो केयर है, इसका भी वैसे ही है। देखिए ये बिल्कुल डिमांड जोन को टच करके नीचे से ऊपर आया, 36% रिटर्न दिए इसने। मुश्किल से कितने 5 5 10 12 14 कैंडल्स हैं, 15 ट्रेडिंग डेज में इसने 36% रिटर्न दिए। लेकिन उसके बाद आया इसका रिजल्ट, और रिजल्ट जो है इसका वो भी कोई खराब नहीं है। नहीं, एक मिनट, हम सब उधर ही जाइए, देखिए दिखाता हूँ। देखो जब रिजल्ट अगर ग्रीन वहां पे शो कर रहा है, वहां पे ई का जो कलर है ना वो भी शो, ये जो ई का कलर है ये शो कर रहा है कि ये अच्छा रिजल्ट। ई का कलर जो वहां पे ग्रीन है ना। तो चलिए चार्ट में देख लीजिए, ट्रेडिंग व्यू पे देख लीजिए, कोई बात नहीं। तो वहां पे जो ई का कलर होता है वो भी शो करता है। जब रिजल्ट खराब आता है तो ई का कलर जो है वो रेड होता है। देखिए जैसे इसमें ई का ब्लैक है, मतलब वो वैसा रहेगा जो अगर एस्टिमेट के बराबर होता है तो वो सिंपल रहता है। देखिए अब इस पे ई पे क्लिक करिए, जल्दी जो ई बना हुआ है नीचे उस पे क्लिक करिए, सबसे नीचे ई जो बना हुआ है, हाँ ये, इस पे 22 अगर को आप हाँ। क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है सरप्राइज, स्टैंडर्डाइज 4.16, रिपोर्टेड 6.33, एस्टिमेट 4.8 का था इसका। जो हम अभी बताया था ना कि कंपनी का एस्टिमेट देती है कि इतना प्रॉफिट हमारा होगा, या लोग एस्टिमेट करते हैं जो एनालाइज होते हैं कि इतना प्रॉफिट इसका है। तो एस्टिमेट इसका 4.8 का था, लेकिन इसने दिया 6.3, मतलब अपने एस्टिमेट से भी ज्यादा दिया इसने रिटर्न, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए ये वहां पे ई जो है ग्रीन होता है। ये ई का कलर, अब जैसे इससे पहले वाला जो ई है वो रेड है, उसमें क्या हुआ, जितना एस्टिमेट किया था उससे कम उसने वो दिया था, रिजल्ट उसका उससे कम आया था। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्डाइज 3.56 था, रिपोर्टेड था 3.6, तो इसने ज्यादा ही दिया था, लेकिन लोग एस्टिमेट कर रहे थे कि 4.2 आएगा, तो अपने एस्टिमेट से भी कम दिया, इसलिए ई का कलर रेड हो गया। तो ये जो ई है अर्निंग, ये शो करता है कि रिजल्ट जो है वो कैसे आए अपने जो लोग एस्टिमेट कर रहे थे, कंपनी ने जो एस्टिमेट दिया था उससे कितना मतलब चेंज हुआ है रिजल्ट में, उसके अकॉर्डिंग ये ग्रीन। तो अब तो यहाँ पे ये शो भी कर रहा है कि ई जो है वो ग्रीन है, इसका रिजल्ट इसका अच्छा है, और लेकिन है सप्लाई जोन पे। तो जिस दिन रिजल्ट आया उसके एक आध दिन बाद से ये रिजल्ट, मतलब जो हमारा स्टॉक है वो गिरना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ, यहाँ पे रिजल्ट वाले दिन गैप अप ओपन हुआ, लेकिन फिर वापस आ गया। कितना फॉल हुआ है इस दिन इसमें, उसी पे कैंडल पे ले जाइए, रिजल्ट वाली कैंडल पे, रिजल्ट डे वाली कैंडल पे कितना परसेंट फॉल है यहाँ पे दिख रहा होगा, 3.26%। अब सोचिए जिस दिन रिजल्ट अच्छा आया है उस दिन ही जो हमारा स्टॉक है वो 3.26% गिर गया वहां से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई डे का सप्लाई जोन नहीं था, ठीक है, हो सकता है 3 आवर का रहा हो। तो उसके बाद क्योंकि सप्लाई जोन पे नहीं था, उसके बाद इसमें और ऑर्डर्स आए, अपने सप्लाई जोन तक गए हैं सिर्फ, ठीक है। और सप्लाई जोन पर जाने के बाद फिर वहां से वापस रिजेक्ट हुआ, फिर वहां से नीचे आना उसने शुरू कर दिया, वैसा हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से रिजल्ट अफेक्ट करते हैं, कभी कभी नहीं, मतलब अच्छे रिजल्ट आने पे जा सकता है स्टॉक ऊपर, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि उनको पहले से पता होता है, तो अच्छे रिजल्ट आने पे पहले से ऑर्डर लगे हुए होते हैं, उससे पहले स्टॉक भागता है। देखिए यहाँ पे अच्छा खासा भागा हुआ है, और जब रिजल्ट आया उसके बाद से गिरना शुरू हो गया, या रिजल्ट आने के बाद जो अपने सप्लाई जोन को हिट करता है वहां से फिर जो है गिरना शुरू हो जाता है। चले आगे चले दो पीपीटी पे। आरआर केबल। आरआर केबल है, ओके। हाँ आरआर केबल का भी देखिए सेम ही रहेगा। इसमें इन्होंने क्या किया, रिजल्ट 2 मई को देखिए रिजल्ट इसका अनाउंस, और गैप अप ओपन हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, होता ही है कि जब रिजल्ट अनाउंस, और रिजल्ट हमेशा ट्रेडिंग डे खत्म होने के बाद अनाउंस होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी शाम को रिजल्ट अनाउंस होता है। अब अगले दिन पब्लिक ने ऑर्डर लगा दिया, रिजल्ट बढ़िया आया, तो पब्लिक जो है वो, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का शेयर भागेगा, तो लोगों ने ऑर्डर लगा दी, तो क्या होगा, उससे उससे मार्केट गैप अप ओपन, उससे ऑलरेडी जो है वो पहले से ऊपर जाएगा। अब वहां गैप अप ओपन होने के बाद फिर वापस से जो वही हुआ कि लोगों ने बड़े इंस्टीट्यूशन ने बेचना शुरू किया, और वहां से वो वापस से नीचे आ गया। फिर अगर उधर नहीं बिका तो वापस जाके जो सप्लाई, मतलब उस दिन रहा, अगले दिन फिर से गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद से फिर वो सप्लाई जोन पे जाके फिर साइड बेच, फिर उसके बाद वो आगे नहीं जा पाए। तो ये थोड़ा सा मामला, अच्छा ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक के साथ ऐसा होगा, जैसे इसी में ही अगर आप देखें तो जब रिजल्ट आया उसके बाद ही भागा है ना, जैसे जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो गिरा, लेकिन उसके बाद अच्छा इसने ओपनिंग की, 14% उसके बाद अगले दिन गया है ना, तो अच्छे रिजल्ट पे जाएगा। लेकिन सप्लाई जोन जो है वहां, वहां इतने ज्यादा ऑर्डर्स रखे हुए हैं लोग, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन ने इतने ज्यादा ऑर्डर लगा के रखे हुए हैं कि वहां से जो है वो वापस नहीं आ पाता, मतलब उसको रिजेक्ट कर देना। बल्कि जिससे जो फर्स्ट कैंडल, अगर आप देखिए इतनी लंबी लंबी विक्स बनी, ये विक्स इसलिए बनी है इतनी लंबी कि ऊपर गया स्टॉक, और वहां से फिर जो उन्होंने डंप करना शुरू कर दिया, इसलिए हमारा स्टॉक वहां से फिर वापस आ गया वैसा, सही है। तो ये ऐसे ही और भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके आगे और एग्जांपल देख लेते हैं। आर केबल की बात करते हैं हमारे पास,
RR केबल के बाद फिर लॉस्कर न्यूमेटिक, इसका भी सेम वैसे ही रहता। इसका 3 आवर टाइम फ्रेम के जो इसका जो रिजल्ट आया था जिस दिन, तो ये अपने डे में तो सप्लाई जोन पे नहीं है, लेकिन 3 आवर टाइम फ्रेम में अपने सप्लाई जोन पे है। तो ये 3 आवर का जो सप्लाई जोन था, वहां से इसने इसको रिजेक्ट कर दिया कि लॉस्कर न्यूमेटिक। 3 आवर से वो रिजेक्ट किया, और अच्छे रिजल्ट आने के हाँ। बावजूद भी वो कितना फॉल हुआ देखो। यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ 3 आवर से, यहाँ पे उसने मतलब इतने हाई पे गया, सप्लाई जोन ब्रेक किया, लेकिन वो सेलर के इतने ऑर्डर थे ना, तो आके इतना रिजेक्शन दिया कि 20% फॉल हो गया उसका। फॉल हो गया, नया सप्लाई जोन बना दिया उसने वहां से, ये हुआ। तो ऐसा होता है कि जब इंस्टीट्यूशंस को पता है कि ये जाएगा, तो उससे पहले स्टॉक भागता है, रिजल्ट से पहले। रिजल्ट से पहले देखिए आप, अच्छा खासा ये भागा है, उसके बाद जो है फिर वापस से आना शुरू हुआ। पहले भी यहीं पे इसी जगह से पहले इसने रिजेक्ट किया था इस प्राइस को, लगभग उसी जगह से फिर दोबारा से रिजेक्ट होकर के प्राइस वापस नीचे आना शुरू हो गया, क्योंकि वहां पे एक सप्लाई जोन है ना। सप्लाई जोन पे अगर कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई भी स्टॉक अगर अपने सप्लाई जोन पे है, तो कोशिश करना चाहिए कि उसको अवॉइड किया जाए, उसमें उस टाइम पे एंट्री लेना चाहिए। ऐसे आरपीजी लाइफ साइंस का है, रिजल्ट 28 अप्रैल को अनाउंस हुए। अब अगर इसके आप रिजल्ट देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है इसका रिजल्ट आया खराब, सही है। इसके रिजल्ट खराब आए, और खराब आने के बाद इसमें जो मतलब वो था, क्या बोलते हैं, देखिए जरा, इसमें गैप डाउन ओपन दिया होगा। आरपीजी लाइफ में दिया था, किसी और नहीं उसमें था, गोदरेज एग्रोवर्ल्ड में। इसमें भी समझ रहे, सप्लाई जोन पे अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो सोचिए जब सप्लाई जोन पे अच्छे रिजल्ट के बावजूद स्टॉक गिर रहा है, तो खराब रिजल्ट पे तो कितना ज्यादा गिरेगा। अब इसमें एक एक दिन में कितना कितना गिराएगा, इसमें आ क्यों नहीं रहा, कैंडल पे शो नहीं कर रहा, वो शो नहीं कर रहा वहां पे। ऊपर जैसे आता है वो कहाँ चला गया, 28% गया था ये ऊपर, उसके बाद वहां से कितना गिरा है। 20% गिरा। फिर यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो जो ऑलमोस्ट फर्स्ट वो रेड कैंडल, 20% गिरा। हाँ ऑलमोस्ट 20% ऊपर से नीचे आ गया वापस, है ना। तो जब सप्लाई जोन पे अच्छे रिजल्ट्स की वजह के होने के बावजूद भी स्टॉक गिर रहा है, तो अगर खराब रिजल्ट आ गया सप्लाई जोन, तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है उसका, समझ रहे हैं आप। इसलिए मतलब ये गलत चीज है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो जनरल चीज होती शमीम भाई, है। हाँ यहाँ पे हमारी ऑडियंस को यहाँ पे एक ना बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे ध्यान देना है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था टीचर्स ग्रुप में। यस 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 डॉक्टर साहब। आरपीजी लाइफ साइंस का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो खराब है। सो हमजा भाई, वो पॉइंट पे हाईलाइट करो जहां पे नेट प्रॉफिट पे ध्यान दो, और कहां से यस नेट यस। प्रॉफिट आ गया है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मतलब हाईलाइट की, हाँ, तो अच्छा अच्छा देखो अच्छा, ठीक मतलब है। आरपीजी लाइफ साइंस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 25 करोड़ है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस एन्युअली ना, इतना ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं आया है। ठीक है, फिर भी मतलब हम अगर करते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना ज्यादा आया, तो जब हम आएंगे अदर इनकम के ऊपर, आरपीजी लाइफ साइंस के उसमें 115 दिखा रहा है, देखो 115 करोड़ उनकी अदर इनकम हुई। ठीक है, तो उनके उसके अंदर एक्सेप्शनल आइटम्स 110 करोड़ होती है। एक्सेप्शनल आइटम्स में क्या होता है कि मतलब ना, हम एक हमारी लैंग्वेज में कहे कि बंगार, बंगार क्या मतलब, बंगार कंपनी अपनी बंगार भी बेचती है, और दूसरा क्या कि कंपनी ने अपना कुछ ओन लैंड जो होते हैं, उनके कुछ ऐसे प्लेसेस जो होते हैं, वो जो बेचते हैं, सेल करते हैं, वो सारी इनकम ना अदर इनकम में आती है। ठीक है, तो अदर इनकम इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, क्योंकि वो तो कंपनी ने अपना खुद का प्रॉपर्टी बेचा है ना, कंपनी ने अपनी खुद की एक स्टफ्स बेचे हैं ना, अपने पर्सनल स्टफ्स बेच के इनकम की है, तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर इतना इम्पैक्टफुल नहीं बनेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ही मेन इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि वहां से ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी ने मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी जितनी ड्रग्स, अपनी जितनी मेडिसिन बेच के कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है, वही मैटर करेगा। यहाँ पे 25 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर देखते हैं तो बहुत कम मार्क्स के अंदर आया, और एवरी मार्क्स अगर हम यहाँ पे एक ग्लैंस देते हैं, तो एवरी मार्च उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो कम होता है। तो मे भी हो सकता है कि उनके जो फोर्थ क्वार्टर होता है, फ्रॉम जनवरी टू मार्च, उनका जो एक सेलिंग की प्रोसेस होती होती है वो कम होती होगी, या तो वहां पे एक उनका प्रेशर होता होगा कि फ्रॉम जनवरी टू मार्च के अंदर उनका वो सेलिंग इतना नहीं होता होगा, और मे बी हाँ, ठंड कंपनी में लोग कुछ वैसे भी कम बीमार पड़ते हैं ना, यस वो भी ठंड होता में है। लोग नहीं, कम एक्चुअली क्या बीमार होती पड़ते है, बहुत सारी एक शमीम भाई ने, मैंने एक एनालिसिस निकाला ना, कंपनी एक अपने एक क्वार्टर में फिक्स रखती है, जिसमें वो है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ना बहुत कम पब्लिश करती है पब्लिक के सामने। सेम टू सेम मैंने हैं। विशाल मेगा मार्ट में देखा कि उनका मतलब एवरी मार्च क्वार्टर में ना कम ही रिजल्ट दिखता है। तो कंपनी क्या होती है कि कंपनी वहां पे कुछ छुपा सकती है,
या तो क्या होता है कि उनका अगर प्रॉफिट ज्यादा भी हुआ होगा तो वो निकाल के दूसरे क्वार्टर के लिए रख रहती है, रिजर्व करती होगी। तो क्या होगा कि वो दूसरे क्वार्टर में अगर कम टैक्स रिजल्ट वगैरह के आया भी ना इशू तो रहते वहां पे वो प्रॉफिट एड कर देंगे कि देखो कम आया था लेकिन देखो रिजल्ट अच्छा आया। तो मे भी ये भी मतलब हैं। एक ये मेरा पर्सपेक्टिव है, एक मेरा मतलब एक अजम्पशन है, रॉन्ग भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन अगर हम अदर इनकम पे ऊपर आते हैं कोई कंपनी का, तो ये अदर इनकम इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता कंपनी के ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो हमें कोई कंपनी का अगर रिजल्ट पब्लिश भी होता है तो वी शुड विजिट द क्वार्टर रिजल्ट पोर्शन। ये पोर्शन में आके ना वहां पे हमको एक बार ना एनालिसिस करना है कि कंपनी का अदर इनकम कितना हुआ। अगर एकदम ज्यादा हुआ है तो हम वहां पे क्या है ना कि कंपनी आई थिंक पीडीएफ भी देती है, ये पीडीएफ में डाउनलोड करके मैं देखना चाहूंगा कि कंपनी ने क्या बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट कहीं पे हो सकता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। वो क्वार्टर की पीडीएफ मैंने डाउनलोड की। उसमें नोट्स में मिलेगा आपको हमजा पे, नोट्स में, किसमें बोले जुबेर भाई? नोट्स 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 तो अकाउंट्स नीचे रहेगा। नोट्स में है? हाँ आज हाँ, एक ये यही है कि ये नहीं है? हाँ ये अदर यही ना, हाँ सरप्लस वैकेंट यही है लीज देखो। होल्ड हाँ देखो, उन्होंने देखा ना लीजहोल्ड प्रॉफिट ऑन। एक्सेप्शनल आइटम में वहां पे मेंशन किया कि प्रॉफिट ऑन असाइनमेंट ऑफ सरप्लस वैकेंट लीजहोल्ड एंड अलोंग विद बिल्ट अप स्ट्रक्चर सिचुएटेड एट एमआईडीसी नवी मुंबई। ठीक है, तो वो नवी मुंबई के अंदर जो इनके एक स्ट्रक्चर सिचुएटेड था, मतलब तो वहां पे एक प्रॉफिट असाइनमेंट की वजह से उनको एक एक्सेप्शनल आइटम में अदर इनकम हुई है। तो हम वो वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके कंपनी का मतलब इंडिया में जाके भी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी ने क्या सेल किया है और कंपनी ने क्या मतलब बेच के अपना अदर इनकम ऐड किया है। होगा, सही बात। तो ये था। जज़ाकल्लाह हमजा भाई, ये बहुत सही बात। चलिए नेक्स्ट ठीक है, स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट में विशाल मेगा शमीम भाई हाँ यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी पॉइंट ये है, अभी तक आपने जितने भी स्टॉक्स के क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया आए बट सप्लाई जोन पे आए तो रिजल्ट के बावजूद भी गिरे। आरपीजी गिर लाइफ गए। साइंसेज का लोगों का गुमान होगा कि नेट प्रॉफिट अच्छा आया, नहीं, इस नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं आया। माशाल्लाह अपने जुबैर भाई ने और हमजा भाई ने क्लियर कर दिया, वो एक्सेप्शनल आइटम का नेट प्रॉफिट था। वेरी गुड। अब आगे आप ये भी मैसेज कन्वे कर दें, अगर रिजल्ट अच्छा आके सप्लाई जोन पे ये हाल है तो सप्लाई जोन पे स्टॉक होते हुए रिजल्ट खराब आने पे क्या हाल होगा। अब वो आगे आप कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर जो है ये हमारा विशाल मेगामार्ट वाला था, इसके आगे वाला भी था। विशाल मेगामार्ट को डिस्कस कर ही दिया अभी आपने ना हमजा भाई। यस यस यस, नेक्स्ट वो वाला कर था दिया फिर मैंने, डिस्कस उसके ऑलरेडी बाद। मेंशन कर दिया वहां पे कि वो कंपनी कैसे मतलब अपना एक हाँ नेक्स्ट स्पेसिफिक में, क्वार्टर का रिजल्ट बैक में रखती है। हाँ अगला चलेंगे इसी को। हाँ फिर अच्छा, गुड रिजल्ट्स के बावजूद हमारा अगर फॉल हो रहा है तो अभी तक मतलब हमने ये कंक्लूड किया कि अगर अक्सर जो होता है, मतलब ये होगा भी ऐसा कि अक्सर जो अच्छे रिजल्ट है वो सप्लाई जोन पे आते हैं, क्योंकि बिग इंस्टीट्यूशंस को पता होता है, तो उनको ये पता होता है कि रिजल्ट आने वाले, तो वो उठा करके अपने स्टॉक को मतलब प्राइस बढ़ाते 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 सप्लाई जोन तक ले आते हैं और उसके बाद फिर वहां से गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे पास एसएमसी का है जिसमें प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन है, तो हमें बचना है कि हम प्रीमियम जोन पे पोजीशन ना पाए, है ना। इक्विलिब्रियम है, डिस्काउंट है, वहां पे अगर स्टॉक लेटर है तो वहां से हमें करना है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो सप्लाई जोन है हमारा, वहां पे जब तक वो सप्लाई जोन पूरा ब्रेक ना हो जाए तब तक वहां कोई नई एंट्री ना ली जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुड रिजल्ट, प्राइस फॉल। अब अगर बैड रिजल्ट आ रहे हैं तो क्या होता है, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव न्यूज एंड आउटकम्स। अगर कोई हमारे पास नेगेटिव न्यूज आ रही है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही नीचे जाएगा, है ना, या अपने डिमांड जोन से वहां डाउन ट्रेंड हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एफवीजी से सपोर्ट लेकर के वापस चला जाता है कि ठीक है, एक नेगेटिव न्यूज आई, स्टॉक गिरा थोड़ा सा, लेकिन वो अपने सपोर्ट पे आ गया और सपोर्ट पे आने के बाद से फिर वो वापस चला गया। और ये मैंने बताया भी कि बहुत बार नेगेटिव न्यूज जानबूझ के फैलाई जाती है ताकि जो है स्टॉक नीचे आ जाए और जो हमारे एफ आई आईज हैं, डी आई आईज हैं, उनको स्टॉक डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाए। जैसे अभी ये टैरिफ इशू वाला केस हुआ था, है ना। अब उसमें सोचिए क्या उसने जबरदस्ती को टैरिफ के इशू फैला के क्या किया, मार्केट में फियर क्रिएट कर दिया और सारे जो लोग जो है वो निकल निकल के भागने लग गया, उसमें सारी चीजें हो गई, मार्केट डाउन चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, टैरिफ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, समझ रहे हैं। तो वो अपना खुद एक बहुत खतरनाक बिजनेसमैन है, उसने पूरी दुनिया को पैनिक करके लोगों का इतना सारा नुकसान करा दिया और जो बड़े बड़े लोग थे वो उसमें भी फायदा
कमा के निकल गए। अभी जैसे रिसेंटली अभी अपना इंडिया पाकिस्तान की वॉर का मामला चल रहा है, अब उसमें क्या हुआ, वही एकदम से 3-4 दिन 4-5 सेशन रहे पिछले, उसमें मार्केट बहुत डाउन हो गया। कभी कुछ इतना वर्टाइल मार्केट रहा, कोई भी चीज कोई भी स्टॉक गिर जा रहा है बिना रीजन के, वैसा हो रहा है। तो उसका रीजन क्या रहा कि भाई वो नेगेटिव न्यूज फैलाई जाए, उसकी वजह से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उन सबको क्या, उनको फायदा हो गया कि भाई वो जिस प्राइस पे चाह रहे थे स्टॉक को लेना, वो हमारा जो उस प्राइस पे हमारा स्टॉक आ गया। और तो इस टाइप से चीजें होती है। और अगर नेगेटिव रिजल्ट आ जा रहे हैं, बाई चांस बैड रिजल्ट आ रहे हैं, उसके क्या बोलते हैं सप्लाई जोन पे, मैं कहता हूँ कि अच्छे रिजल्ट की पे गिर रहा है, तो अगर खराब रिजल्ट आ गया तो क्या होगा, तो फिर ये होगा कि आप बच ही नहीं पाएंगे लॉस से, इतना मतलब वो है। अगर सप्लाई जोन पे रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, मार्केट की मतलब वो स्टॉक जो है वो गैप डाउन ओपनिंग दे दे, और अगर गैप डाउन ओपनिंग उसने दे दिया तो जितना गैप डाउन होगा उतना तो आपको लॉस लेना ही पड़ेगा, उससे आप बच ही नहीं सकते, समझ रहे? तो ये जरूरी नहीं है हमेशा कि बैड रिजल्ट सप्लाई जोन पे हो, ये डिमांड जोन पे भी आ सकते हैं। मतलब जो हमारे बैड रिजल्ट है वो डिमांड जोन पे भी अनाउंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पास मतलब स्टॉप लॉस है ना, कि ठीक है तो चलो डिमांड जोन जैसे खत्म, अगर इसके नीचे स्टॉक आया तो मैं निकल जाऊंगा उसके अंदर से, सही है। लेकिन सप्लाई जोन में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब आपको पता ही नहीं कि कब वहां से निकलना है, ठीक है। चलिए कि इसका एग्जांपल से लेते हैं आगे कि हमारा बैड रिजल्ट का क्या इफेक्ट होता है। हमसे भाई नेक्स्ट स्लाइड में होगा। यस यस। हाँ देखिए, जैसे ये है, ये कौन सा है हमारा गोदरेज एग्रोवेट। गोदरेज एग्रोवेट में 30 अप्रैल को अब ये ऑलरेडी अपने सप्लाई जोन पे चल रहा है, और 30 अप्रैल को इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ। तो उसमें देखिए अगले दिन एक तो गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बावजूद उसके बाद इतना नीचे वो चला गया, इतना बड़ी कैंडल उसने बनाई है कि वो एकदम से बहुत ज्यादा लॉस उसको आ गया, है ना। कितना, हालांकि 220 से 147 ही इसका रिजल्ट गया, तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं था, लेकिन इतने खराब आने की वजह से, क्योंकि वो अपने सप्लाई जोन पे था, सप्लाई जोन पे जब खराब रिजल्ट आ रहे तो फिर वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत बड़ा लॉस लेकर के जाएगा। कितना है एक दिन में, कितनी बड़ी कैंडल है ये एक दिन सेकंड की में कैंडल? हाँ, की ऑलमोस्ट 13%, 14% गिरा है। समझ ना। 13 मई को रिजल्ट आया है, 13.5% गिरा। अच्छा, इसके ई पे क्लिक करिए जरा सा, है ना। स्टैंडर्डाइज 3.68, रिपोर्टेड 3.7, एस्टिमेट 3.6। हालांकि लोग एस्टिमेट कर रहे थे कि इसके रिजल्ट कम ही आएंगे, ठीक है, लेकिन उससे जितना एस्टिमेट उससे अच्छा ही है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से बहुत खराब था। तो क्योंकि इसका रिजल्ट खराब आया था, अच्छा रिटेलर्स को तो इतना तो देखते नहीं कितना कितना इसका एस्टिमेट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, पब्लिक तो अपना लेने पे लगी पड़ी है। तो जब अच्छे मतलब सप्लाई जोन पे खराब रिजल्ट आएगा तो एकदम से स्टॉक के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत बड़ा फॉल आता है स्टॉक, है ना। तो ये भी मतलब देखने का है कि सप्लाई जोन पे स्टॉक के साथ रखना बड़ा रिस्की चीज रहती है, उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई कैसे उसको ट्रेड करना, सही है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अच्छा इसी को यहाँ पे भी देखेंगे क्या। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास जिंदल सॉ। हाँ, जिंदल सॉ के देखिए 2 मई को इसके भी रिजल्ट अनाउंस हुए थे, और वो ऑलरेडी जो है वो वहीं पे चल रहा था, अपने सप्लाई जोन पे ही था, और वहां से जो है एकदम से फिर रेजिस्टेंस था उसमें, और अगले दिन वो गैप डाउन ओपन, अच्छा खासा मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, और उसके बाद फॉल गिरते 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 कितना देखो 280 से 201 पे आ गया, यानी कि 40% ये शेयर गिरा है, अराउंड 40%, थोड़ा कम होगा, लेकिन देखें अगर 80 जो है वो 200 रुपए का 40% होता है, तो अराउंड 36% कह सकते हैं, 35-36% रिजल्ट आने के बाद ये स्टॉक। तो ये इस तरह से हम लोग को बचना है कि भाई जो हमारे जोन है, सप्लाई जोन डिमांड जोन है, ऐसे जगह पर ट्रेड करने से बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। थोड़ा ऊपर से लेंगे, चलिए 24 यहाँ से भी देखा तो 24 है ही, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यों गिरा है, क्योंकि इसके रिजल्ट खराब है। तो रिजल्ट खराब आने हैं तो गिरना ही गिरना है स्टॉक, रिजल्ट अच्छे आने हैं तो भी गिरने के चांसेस है, ठीक है, क्योंकि वो मैनिपुलेट हो सकता है अगर ये चीजें सप्लाई जोन पे हो रही है तो, ठीक है। अगर डिमांड जोन पे हो रही है तो फिर पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, फिर जो है वो चांसेस हैं कि खराब रिजल्ट आने के बावजूद जो है वो स्टॉक हमारा ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये ये किसके हैं, हमारे जिंदल पे सॉक। हाँ, यहाँ पे जिंदल मैं एक सॉक चीज हाईलाइट करूंगा, दिसंबर अगर में। समीप है, समीप है, हाँ हाँ आवाज आ रही है ना। यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, अगर जुबेर भाई कॉल में अवेलेबल है तो देखो ना, मतलब एक्चुअल में मतलब ना उसका टैक्स 82% हुआ है, तो इतना हम्म ज्यादा क्यों, मतलब किस रीजन की वजह से होता होगा ये टैक्स। ये प्रोविजन किया होगा टैक्स का, जो टैक्स पे करने रहेगा ना उसका प्रोविजन किया रहेगा हम्म। प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए। नीचे देखिए एक प्रॉफिट एक लाइन में उसको चले ओके, हुए तो नेक्स्ट क्वार्टर में वो लोग मेंटेन कर सकते हैं कम टैक्स देके।
हाँ मतलब इन्होंने भी किया कि टैक्स का हमारा इतना खर्चा हो सकता है, तो उतना अभी तो उन्होंने प्रोविजन पे बुक कर लिया है अभी तक, क्योंकि अभी जो भी टैक्स पे करेंगे ना पूरे साल का एक साथ पे होगा, ये तो अभी एक सिर्फ प्रोविजन ही है। ईपीएस देखो ओके। नीचे मेंटेन चल रहा है, देखो ईपीएस नीचे एक मेंटेन चल रहा है, अगर वो हटा देंगे ना ईपीएस देखो कितना बढ़ जाएगा। 4.55 है अभी लास्ट वाला ईपीएस। एक एवरेज ईपीएस पूरे कम हो साल गया ना का, इसका। हाँ मतलब पूरे साल का एक एवरेज निकालोगे ना लास्ट ईयर से मैच होएगा वो। अच्छा ओके, ईपीएस अगर देखें पूरे साल का मैच हो जाएगा। ईपीएस हाँ ये है ना, आई नीचे प्रॉफिट लॉस नहीं है इसी में। हाँ तो ईपीएस जो है वो 7.92 नहीं, इसमें अरे नीचे क्वार्टर में नहीं, नीचे ये ईयर में ही है ना हमजा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन में। हाँ यस यहाँ यस यस। यहाँ पे ईपीएस है। हाँ ईपीएस, हाँ पिछले 26 ये सही कह रहे हैं, ये मैच हो गया। ओके, मतलब ये भी एक वो रहता है क्या? हाँ मतलब ये भी कैसा है, पूरे साल में अभी ये सारे अनऑडिटेड फाइनेंशियल्स है, एक्चुअल में हाँ आएगी ईयरली फाइनेंशियल की, अभी जो बुकलेट अभी आएगी पूरे साल की एक साथ आएगी एनुअल रिपोर्ट। ये अच्छा। भी सिर्फ एक 50 से सब हाँ डेटा है कि अभी एक नॉर्मल हाँ, प्रोविजन करके दिखा दिया है, एनएससी को अपलोड कर दिया और रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया, लेकिन एक्चुअल एनुअल रिपोर्ट है। अच्छा अच्छा, अभी तो मतलब इन्होंने बस अपनी तरफ से बता दिया है, फाइनली एनुअल रिपोर्ट में ये लोग बताते हैं। हाँ हाँ एक्चुअल पूरा इसमें मतलब बेस है ना, फाइनल पूरा एनुअल रिपोर्ट पे ही पूरा बेस है, ये तो कुछ भी डेटा वो लोग करेंगे पंच। मतलब इसको वो अपनी तरफ से मैनिपुलेट भी कर लेते हैं। हाँ हाँ, इसमें आप देखोगे ना, ये हमजा भाई जो पीडीएफ खोल लेते हैं उसमें देखो एक यूडीआई नंबर करके लिखा होगा, यूडीआई नंबर। अच्छा लास्ट में होगा नहीं? हाँ उसमें देखिए तो इसको क्वार्टरली है शायद, क्वार्टरली है तो इनमें भी नहीं, एक मिनट, इसमें नहीं है शायद। होगा यूडीआई नंबर। यूडीआई नंबर तो देखो क्या सीए का होता है, होता है ना? होता है क्या होता है, देखो सीए साइंस टाइम कर दिया है ठीक है, लेकिन यूडीआई नंबर हाँ का वैल्यू है। अगर उसने यूडीआई नहीं दिया, ये एक ओपन एंडेड है कि यानी अभी तक इसने ओ उसकी तरफ से 100% श्योरिटी पे ऑडिट हाँ, नहीं ओके किया। इसमें ओके, यूडीआई हाँ तो नहीं है, इसमें जो यूडीआई लेकिन नहीं आपने है। मुझे बोला था ना। अच्छा नहीं दिया हाँ है, दिया है। दिया सॉरी लास्ट सॉरी, लास्ट में यूडीआई लास्ट में। नहीं, नहीं नहीं, इधर है इधर है, ये सिग्नेचर में है, उसका और जो है ना सीए ये है ना। यूडीआई, हाँ ये यूडीआई ना वेरीफाई होता है, अगर इसको साइट पे जाके वेरीफाई करेंगे ना अपना नंबर आईडी डाल के, तो इसमें ना कुछ फिगर्स हम्म देगा वो। फिगर्स में क्या हम्म, होगा मालूम, ये हमेशा देखना सेल्स का फिगर नहीं देंगे, क्योंकि सेल्स का फिगर ये मैनिपुलेट कर सकते हैं लोग। ये हमेशा डेप्रिसिएशन का फिगर दे देंगे, या कुछ भी एक्सेप्शन आइटम का दे देंगे, यानी कैश का दे दिया, यानी जो चीज इन्हें वेरीफाई की है वो एक्चुअल में आएगा पूरा सही। 100% सेल फाइनल जो भी हुआ है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में सही है, चलिए बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह जुबैर भाई। चलें आगे चलते हैं हमजा भाई, ठीक है। टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, 15 मिनट में निपटाते हैं इसको इंशाल्लाह। अपना तो ये इंसेक्टिसाइड इंडिया का है। हाँ ये इंसेक्टिसाइड्स का है। यहाँ पे भी सेम हम्म। चीज है, पहले से सप्लाई जोन बना हुआ था, वहां पे आगे रिजल्ट अनाउंस हुआ February 13 है ना। और बैड क्वार्टर रिजल्ट से तो ऑब्वियसली बात है उसके बाद गिरना ही था, तो अच्छा खासा जो है वो शेयर वहां से गिरा है। लास्ट क्वार्टर दिसंबर वाले क्वार्टर के यहाँ पर शो हो रहा है, इस वाले क्वार्टर के, लेकिन पास में मतलब हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आपका वैसा रहेगा, मतलब सप्लाई जोन को हिट कर रहा है हमारा स्टॉक, और वहां पे आके अगर रिजल्ट आ गया तो मोस्ट प्रोबेबली जाएगा नीचे। अगर अच्छा रिजल्ट है तो धीरे धीरे नीचे आएगा, और खराब रिजल्ट है तो एक साथ धड़ाम से गिर जाएगा, ऐसा रहता है। इसमें भी देखिए अच्छा 9 करोड़ एक से चीज सिर्फ जरा 29 करोड़। ध्यान दे शमीम भाई, इंसेक्टिसाइड्स का चार्ट लगाओ, अपना वो स्लाइड रखो, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखो सिस्टर शहर ने क्या बताया है। इंसेक्टिसाइड्स के चार्ट पे उन्होंने प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट लिया है। अपने हमजा भाई ओके प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट देखिए क्या है, अच्छा है खराब है प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट, और वो आया है रिजल्ट सप्लाई डिमांड जोन पे आया है। प्लीज हाँ रिजर्व करो ओके, थोड़ा, अच्छा दोनों चीजें, हाँ सही 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 है। प्रॉपरली इंसेक्टिसाइड्स दोनों में। एक्सप्लेन करो, समझाओ। अभी जो हाँ आया नहीं रिजल्ट, दिस इज ए वेरी गुड एग्जांपल टू शो शायद वहां पे रिजल्ट अच्छा है खराब वो डिसाइड करो, बट द रिजल्ट वाज इन द डिमांड जोन प्रीवियस क्वार्टर। सही बात। जी अपने जी, यस। अभी जो दिसंबर दिसंबर 2024 का जो है हमारे पास, अब इसका रिजल्ट अगर आप ऐसे देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका कम हो रहा है, और यहाँ से नेट प्रॉफिट भी ऑब्वियसली बात है कमी हो, तो अब 82 से 20 हो गया, वहां 90 से 30 हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये रिजल्ट खराब है। वापस चार्ट पे आइए जरा सा, रिजल्ट कब आया है? दिसंबर 2024 का, अब मार्च का इसका भी आया नहीं है। दिसंबर 2024 का रिजल्ट जो आया है, ये आया शायद ये इसका डिमांड। दिसंबर का। ओके ओके, ये आया है देखिए 7 फरवरी को, है ना। हाँ, ये है 10 फरवरी को इसने, जो दिसंबर का क्वार्टर का है, इसने 10 फरवरी को दिया, लेकिन ये यहाँ पे था डिमांड जोन। तो इसके इवन खराब रिजल्ट होने के बावजूद
एस्टिमेशन था उसका उतना ही कि हाँ जितना एस्टिमेट पहले से ही लोग एस्टिमेट कर रहे थे कि इसका खराब रिजल्ट आएगा उतना ही आया था वहां, ठीक है। तो ये शेयर ऑलरेडी पहले बहुत गिर चुका था, लोगों को पहले ही दिख रहा था कि हाँ कंपनी इतना अच्छा नहीं कर रही है। तो इस क्वार्टर में लेकिन यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे डिमांड जोन बना, अब यहाँ से ये शेयर उठना शुरू हो गए और अब ये सप्लाई जोन तक अपने जा रहा है। अब इसके रिजल्ट अब आएंगे, अब ये देखिए कब आ रहे हैं, इसमें जो नेक्स्ट ई लिखा हुआ है ये अपना ये 28 मई को आया है। 28 मई, हाँ अब Yes. 28 मई को आ रहा है। अब 28 मई को, और जनरली इसके इस वाले क्वार्टर के रिजल्ट से अच्छे ही रहते हैं, बल्कि इसका ये दिसंबर क्वार्टर एक एक्सेप्शन है। अगर आप बाकी क्वार्टर्स देखेंगे इंसेक्टिसाइड्स के, देखिए जैसा उसी में स्क्रीनर में ये एक एक्सेप्शन था दिसंबर क्वार्टर्स। 28 मई को देखो, ये 28 मई को ये भी रिजल्ट था, तो यहाँ से कितना हाँ। रन दिया है। बट यहाँ पे क्या है ना, मेन समीम पे मेन मेरे को एक कंसर्न ये है कि एवरी मार्च में जो रिजल्ट पब्लिश कर रहा है ना, ये बहुत कम कर रहा है। देखो ये बहुत अगर कम। मार्च हम 2024 में गए बहुत नेट प्रॉफिट कम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है। मार्च 2023 में गए माइनस में है। मार्च 2022 में गए तो अच्छा था, लेकिन पिछले 2 साल से मार्च से ना उसका रिजल्ट खराब पब्लिश कर रहा है। दिसंबर का भी कम कर रहा है और मार्च का भी कम कर रहा है। जून और सितंबर Yes, क्वार्टर yes. इसके अच्छे जा रहे हैं, वैसा ही। यस, तो ये डू एंड डाई वाला सीन है। हाँ नहीं, वही मामला है इसका। तो उन्होंने वही वो भी किया है। प्रीवियस मार्च का खराब आया, फिर भी वो अच्छा भागा है। फिर भी अच्छा, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगला क्वार्टर अच्छा आएगा, तो क्योंकि वो जून और सितंबर वाला क्वार्टर अच्छा दे रहा है, तो इसलिए यहाँ से भी शेयर गया है यार, ठीक है। और यहाँ तक भी इसमें भी जाने का उसका हो रहा। उसके बाद भी जो सितंबर वाला क्वार्टर है उसमें भी देखिए उससे रिजल्ट आने से पहले अच्छा खासा भागा है शेयर। लेकिन अब उनको पता है कि सितंबर के क्वार्टर के बाद से ये फिर गिरेगा ही, तो इसलिए सप्लाई जोन बना के वहां पे फिर ये वापस से नीचे ही आ रहा है उसके बाद से। तो अब जो रिजल्ट आएंगे वो ये देखना रहेगा कि वो जब रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं 28 मई को, तो 28 मई को ही अपने डिमांड जोन पे है सप्लाई जोन, ये हम लोग को उसमें चेक करके फिर डिसाइड करना रहेगा कि इसका कैसा मतलब आउटकम रहेगा, है ना। तो ये पास डेटा यहाँ पे चेक करने के लिए असिस्टेंट ने डाला था, जिससे ये रहे कि जब डिमांड जोन के पास आ रहा है हमारा रिजल्ट, तो उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है डिमांड जोन में आने के बाद में। इवन रिजल्ट खराब भी है तो एक आध दिन वो आगे पीछे एक लाइव एग्जांपल दे दो अभी आप अपने हमजा भाई। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक निकालो, रिजल्ट कल है। एक आइडिया देखो, लोगों को पब्लिक को आप थ्योरेटिकल बताएं फौरन और बेहतरीन अंदाजा लग जाए, कल ही पता चलता है। हाँ, अब आप देखो अपने को ना एंड पॉइंट्स क्या चाहिए इस सेशन से। एंड पॉइंट्स पब्लिक बोलना भाई हमको मालूम पड़ गया अभी रिजल्ट कहाँ पे देखना है अपने को। पब्लिक ये लेके जाना न्यूज कि भाई हाँ रिजल्ट्स कहाँ आ रहे हैं। अभी हमजा भाई, शमीम भाई, डे का चार्ट है, रिजल्ट कल है, कहाँ पे है भी स्टॉक के हिसाब से? ये मतलब डिमांड जोन पे आ रहा है वो। वेरी गुड। डिमांड जोन पे अच्छा 3R में देखिए, 3R में और ज्यादा क्लियर में तो और डिमांड जोन पे ही है यार। अपने को पता है कि यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ गए तो एक पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है रेंज देने की। और डेफिनेटली आप वहां पे 3 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बनाओ, बहुत छोटा रेंज रहेगा स्टॉप लॉस का। तो पब्लिक को ना ये मैसेज माशाल्लाह आज कन्वे हो जाएगा इंशाल्लाह। 11 अप्रैल को अप्रैल मंथ में ऑर्डर भी बहुत अच्छे मिले हुए हैं। अच्छा, ये ऑर्डर वाली स्लाइड आगे है। अब नेक्स्ट स्लाइड वो अभी आएगी वो भी, तो उसमें भी। लेकिन 3R में इसका डिमांड और सप्लाई जोन बहुत करीब है। खैर वो चीजें हैं, लेकिन वही इसको 28 में वो जो है मतलब ये तो ओलेक्ट्रा कल ही आ रहा है, तो अब ये कल कैसे बिहेव करता है ये आप लोग देख लेंगे उसमें। अगर रिजल्ट अच्छा आता है, ब्लू स्टार का भी बता दीजिए। ब्लू स्टार देखिए आप अपने सप्लाई जोन को हिट करके आ रहा है। अच्छा, अभी यहाँ से इसका पलटने के चांसेस थे, बल्कि पलटा भी अगर देखे तो एक आध दिन थे, लेकिन वहां पे उसके जो रिजल्ट है वो खराब है। खराब भी नहीं है, बल्कि रिजल्ट इतने खराब भी नहीं कहेंगे। अगर आप देखें इसके रिजल्ट जो बढ़ा ही है 209 से 279 है, और नेट प्रॉफिट भी है 132 से 194 करोड़ का है। लेकिन अगर आप देखें तो इसका ई जो है वो रेड बना, क्योंकि इसका एस्टिमेट ज्यादा था। लोगों ने एस्टिमेशन किया था कि ये ज्यादा मतलब प्रॉफिट देगा, लेकिन उसने कम दिया, तो इसलिए ई का जो सिंबल है वो वहां पे रेड हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो मतलब वो लोग क्या कह सकते हैं, ट्रेड एक्सपर्ट्स के हिसाब से वो रिजल्ट खराब है। लेकिन फिर भी क्योंकि अपने डिमांड जोन पे, ठीक है, तो जो डिमांड जोन पे जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन ये थोड़ा सा गिरा है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें उसके बाद इसने अपने डिमांड जोन को हिट किया और उसके बाद ये फिर से वापस से इसने रिकवरी की अगले ही दिन 9 मंथ लो ऑन वीकर फर्स्ट क्वार्टर से। हाँ ठीक है, डिमांड जोन पे स्टॉक ज्यादा नहीं पिटते। सही है ना? हाँ, इसने अपने डिमांड जोन को ब्रेक नहीं किया। जी। अभी भी अगर आप देखें तो ये वहां से जब इसका रिजल्ट आया है यहाँ पे, वहां से मेरे ख्याल से 5-6% गिरा था,
और उसके बाद अगले ही दिन नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन फौरन क्योंकि डिमांड जोन पे, तो डिमांड जोन की वजह से स्टॉक समझ जाता और फिर वो ऑर्डर्स अपने ट्रिगर हो गए, तो वो वापस से उसको लेकर के आया। ठीक है, तो डिमांड जोन पे बहुत ज्यादा नहीं पिटता स्टॉक, सप्लाई जोन पे बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए 3 आवर का भी डिमांड जोन वहीं पे है और डे का भी डिमांड जोन वहीं पे, तो डबल डिमांड जोन पे आप मतलब सेम हम लोग कह सकते हैं दिमाग पे अच्छे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पे है, तो इसलिए वहां से फिर वो स्टॉक वापस से उठ करके आए, क्योंकि डिमांड जोन पे है तो इसलिए खराब रिजल्ट भी बहुत ज्यादा स्टॉक को नीचे नहीं ले जा पा रहे, और वहीं पे सप्लाई जोन पे खराब रिजल्ट स्टॉक को बहुत ही खराब हालत में कर देता है, इवन अच्छे रिजल्ट भी बहुत ज्यादा उसको ऊपर नहीं ले जाते। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग को देखना रहेगा कि जो हमारे रिजल्ट है वो किस पोजीशन पे आ रहे हैं, डिमांड जोन पे आ रहे हैं या सप्लाई जोन पे। ठीक, तो अब ये पॉजिटिव वॉच लिस्ट हमें कैसे बनाए, तो रिजल्ट हमेशा पहले से प्री प्लान होते हैं, है ना। तो ये जैसे अभी हमने देखा कि कल ओलेक्ट्रा का आ रहा है, और जो किसका था, इंसेक्टिसाइड का था जो 28 मई को आ रहा था, सही है। तो ये जो है इस हिसाब से हमें अपनी वॉच लिस्ट बनानी है कि हाँ किसका रिजल्ट कब आ रहा है और वो किस जोन पे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और ये बिल्कुल श्योर बात है, रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड एन इनसाइडर इन्फो टू ऑल इंस्टीट्यूशंस स्टेक होल्डर वेल बिफोर डिक्लेयरिंग टू जनरल पब्लिक। रिजल्ट जो है वो सारे स्टेक होल्डर को पहले आ जाते हैं। मेरे पास, इवन मेरे पास जो किसी फैक्ट्री और किसी कंपनी का शेयर है तो मुझे पहले मेल आए, बाद में फिर वो पब्लिक जोन पे, पब्लिक मतलब डोमेन में आता है। तो रिटेलर्स को और एफआईआई है तो ऑलरेडी पहले से इनसाइड इन्फॉर्मेशन को रहती है, वैसी चीजें रहती है। तो हम लोग को सबसे आखिर में द लास्ट टू नो ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू द कंपनी आइदर गुड और बैड, हमें सबसे आखिर में पता चलता है। तो इसलिए क्या करना है, टेक्निकल स्टडी को फॉलो करना है ना, ब्लाइंडली रिजल्ट के ऊपर या न्यूज के ऊपर जो है वो स्टॉक नहीं लेना है, बल्कि टेक्निकल्स को फॉलो करना है। जो हमारा इंडिकेटर है या आप लोग खुद भी अब उसको बना पा रहे होंगे, कहाँ सप्लाई जोन है, कहाँ डिमांड जोन है, उसके अकॉर्डिंग हमको अपनी ट्रेड डिसाइड करनी है। अगर डिमांड जोन पे है तो ठीक है, उसमें एंट्री बन सकती है। सप्लाई जोन पे तो कितने भी अच्छे रिजल्ट आ जाए, आप वेट करिए उसके स्टेबलाइज होने, उसके बाद ही जो है फिर उस पर एंट्री बन सकती है। ठीक है, सही है डॉक्टर साहब, कुछ ऐड तो नहीं करना है? नहीं नहीं सही है। अब अगले 3-4 अब आप पूरा पीपीटी एंड कर लो, बस हो गया, खत्म होने वाले 3-4 मिनट। चलो यही लॉजिक जो है ना, रिजल्ट की लॉजिक उस पे होगी, न्यूज पे। एलेकॉन का जरा सेम चीज। यस यस, जैसे यस अमीन भाई, जैसे कि यहाँ पे मतलब आपने बताया ना, इसके बाद मतलब एक वो था कि शुड वी रियली बिलीव और नॉट बिलीव, लेट्स फाइंड आउट कि हमें मतलब क्या बिलीव करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो आगे की स्लाइड के अंदर हम आपको वही एक्सप्लोर कराएंगे कि सम ऑफ द स्टॉक्स रन बेसिस ऑन द न्यूज, कि वहां पे एक कंपनी को ऑर्डर मिला होता है, कंपनी के कुछ इनसाइडर इंसिडेंट जो होते हैं वो सॉल्व हुए होते हैं, या तो कंपनी को कोई कंट्री से अच्छा रिस्पॉन्स मिला होता है, या इंटरनल मैनेजमेंट जो होता है कि वो इम्प्रूव हुआ होता है। तो वो जो न्यूज फैक्टर्स होते हैं उसको हम ना यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, और स्टॉक्स कितना रन देता है, स्टॉक्स कहाँ से भागता है, इनसाइडर को न्यूज कब मिलती है, और रिटेलर तक न्यूज कब आती है। तो वहां पे हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो मतलब वन बाय वन हम फॉर एग्जांपल देंगे, मतलब 2-3 कंपनीज के, और उसके जो न्यूज पब्लिश हुए थे वो रिटेलर को कब तक आए थे और इनसाइडर को कब पता चल गया था, तो स्टॉक्स कैसे उस पर बिहेव किया था। तो वैसे हम लाइक समझाएंगे। तो शमीम भाई आप कंटिन्यू कीजिए। तो जैसे ये हमारा बोर्ड लैब का है ना, तो अब इसमें पॉजिटिव न्यूज क्या थी इसकी, कि गेट्स बोर्ड नॉट टू फॉर्म होली ओन सब्सिडरी इन दुबई। ये दुबई में अपना एक नया सेंटर खोलना है, अपनी कंप्लीटली अपनी ओन किए, और वो वहां पे उन्होंने, अब ऑब्वियसली बात है, लोग सोचे नई मतलब अपने एक नई ब्रांच खोली तो ऑब्वियसली बात है कंपनी एक्सपैंड कर रही है और ज्यादा उसके अंदर होंगे। लेकिन उसके बाद से ही जब ये न्यूज आई, उसके वहां सप्लाई जोन को हिट किया, और सप्लाई जोन के बाद से एकदम से जो है वो वापस से आना शुरू हो गया। अभी ये वही बात है कि न्यूज यहीं पे क्यों अनाउंस की, न्यूज डिमांड जोन पे भी अनाउंस किया सकती थी, बस यही फर्क होता है कि डिमांड जोन पे अनाउंस की जा सकती थी, लेकिन वहां पे एचएनआई का, एफआईआई का और बड़े लोगों का फायदा नहीं। तो जहां बड़े लोगों का फायदा होता है वो वहां पे उस न्यूज को अनाउंस कराते हैं। ठीक है, तो जहां सप्लाई जोन पे हिट हुआ उसके बाद से स्टॉक अपना पब्लिक ने लेना शुरू कर दिया, उनको लगा कि भाई अब तो न्यूज अच्छी आई है तो स्टॉक भागेगा, लेकिन वहां से स्टॉक जो है वो वापस आना शुरू हुए, फिर लिक्विडिटी वहां मिल गई बड़े प्लेयर्स को अपने स्टॉक्स को निकालने की, रिलीज करने की, तो उनका पैसा अपना अच्छा बना। सही है, तो इस टाइप का है कि जो पॉजिटिव न्यूज है अगर वो अनाउंस हुए सप्लाई जोन पे तो उससे भी बचना है। पॉजिटिव रिजल्ट भी अगर सप्लाई जोन पे अनाउंस हो तो भी उस स्टॉक को नहीं बचा पा रहे गिरने से, वैसे ही पॉजिटिव न्यूज भी स्टॉक को नहीं बचा पाएगी अगर वो सप्लाई जोन पे, और बल्कि ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो लाई ही इसलिए गई है ताकि रिटेलर्स को ट्रैप किया जाए। ऐसे देखिए मोरपेन लैब का, ऐसे आगे जाइए एक और
अपना था, नेक्स्ट क्या था, मोरपेन नहीं, एलिकॉन था नेक्स्ट। मोरपेन तो खैर देख ही लो, साफ दिख ही रहा है स्टॉक में वहां पे, है ना। तो यहाँ आगे बढ़ आप जाओ हमजा भाई, क्वेश्चंस लेना है आपको, आगे भाई बढ़ जाओ। टाइम थोड़ा सा कम है हम लोग के पास ना, यस यस, जल्दी एल्कॉन चलेंगे। एल्कॉन फिर एलिकॉन, अब आप एलिकॉन देखिए, यहाँ पे एलिकॉन कितना जबरदस्त 55% रिटर्न दिया। मैं इसको देख रहा था डॉक्टर साहब, मैं सोचा यार इस पे क्या कोई पोजीशन बनाई जाए, रोजाना एफडी बना के आज रोजाना 2-4% भागे जा रहे मैंने कहा यार इतनी भागती हुई ट्रेन में अब सही नहीं है, बहुत लेट हो गई एंट्री हमारी, तो नहीं लिया। उसके बाद अपने सप्लाई जोन को हिट किया इस, उसके बाद से फिर ये रुक गया वहीं पे। देख रहे कितनी बड़ी विक डोजी कैंडल बनाई उसने, डोजी भी कैसी बनाई है, ऊपर वाली विक इतनी ज्यादा बड़ी है, नीचे वाली विक उसमें छोटी है। और क्या न्यूज है ये, हाउ शुड यू ट्रेड का गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल, मतलब उन्होंने न्यूज वहां पे दी कि उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज है टेलीकॉम में फिलहाल, जो 7 मई को पब्लिश हुई है ना। हालांकि जो हमारा स्टॉक है वो 7 अप्रैल से परफॉर्म कर रहा है, पिछले 1 महीने से स्टॉक चल रहा है। तो क्यों चल रहा है, इसी न्यूज की वजह से चल रहा है कि उसको जो ऑर्डर्स मिले और वो जो पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन वो न्यूज हम तक अभी तक नहीं है। तो पिछले जो न्यूज हमें आज मिल रही है वो इन बड़े इंस्टीट्यूशन को 1 महीने पहले से पता है, 1 महीने तो कम से कम 15 दिन पहले से तो पता है। देख रहे हैं कितनी बड़ी कैंडल बनी है और नीचे कितना बड़ा वॉल्यूम है इसका, ग्रीन कलर का इस वाली कैंडल। तो वो चल रहा है पहले से, लेकिन न्यूज हमारे आज आ रही है, क्यों आ रही है, अब ये सप्लाई जोन पे आ गया। अब जितना पैसा उनको लगाना था बड़े इंस्टीट्यूशन लगा चुके, अब उनको शेयर बेचने हैं, तो अब बेचने हैं, तो अब न्यूज निकालो यहाँ से। अब जब न्यूज निकलेगी पब्लिक आएगी इसको खरीदने के लिए, और हम सारे शेयर बेच के रफू चक्कर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मामला है, सही है। तो ऐसे ही शमीम न्यूज भाई, को भी ये न्यूज क्या हमारे जैसे अपने जो मीडिया पे, यूट्यूब पे या सो कॉल्ड फाइनेंशियल चैनल्स होते हैं, उस पे भी ये न्यूज आ सकती है? लोग हाँ ये लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये न्यूज तो डॉक्टर साहब यहाँ ट्रेडिंग व्यू में भी ये शो करता ही है, और वहां पे आने के ही चांसेस ज्यादा है, क्योंकि देखिए कि जितनी भी चीजें हैं ना, सब एक एक चीज होती है पेड प्रमोशन, है ना। एक तो होता है कि डिक्लेयर्ड पेड प्रमोशन होता है, और एक इनसाइडर पेड प्रमोशन होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में तो खास करके पैसा ही भगवान है उनके लिए, तो वो जहां मिलेगा वो कुछ भी कर देंगे लोग, जमीर बेचने को तैयार, कोई मसला नहीं। तो न्यूज आगे पीछे हो जाती है बहुत इजीली, कोई ऐसा मामला होता नहीं है। मेरे तो बल्कि एक दोस्त भी था न्यूज एजेंसी में, तो वो न्यूज एजेंसी थी, उसकी न्यूज चैनल में नहीं था तब। तो वो कह रहा था कि किसी की भी जब कोई न्यूज आती है तो हम पहले उस बंदे को फोन करते हैं कि हाँ बताओ इस न्यूज को पब्लिक करना है नहीं। अगर वो पैसे देने को तैयार हो जाता है तो वो न्यूज हम पब्लिक नहीं करते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर हम पब्लिक कर देते हैं। ऐसी चीजें मतलब चलती है न्यूज इंडस्ट्री। तो खैर बहरहाल, तो वैसे डॉक्टर साहब आप यहाँ कुछ और क्लियर करना चाह रहे हैं क्या? ये स्क्रीन रुक गई है हमजा भाई, या कुछ और मसला है? नहीं, उन्होंने ट्रेडिंग व्यू खोला है। हमजा भाई बैक टू द पीपीटी कर दो, पीपीटी को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे शक्ति पंप के बारे में हाँ, बार बार यहाँ पे शक्ति पंप के बारे में बार बार न्यूज आ रही थी, और बार बार स्टॉक ऊपर जाता था कभी नीचे आता। 27 फरवरी में क्या है, इन्वेस्ट एडिशनल 60 मिलियन होल्डली ओन्ड आर्म शेयर डाउन 5%। यहाँ पे इसे इन्वेस्टमेंट किया है ज्यादा, अपनी ही सब्सिडी में हालांकि इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा नीचे जाना शुरू। और देखिए कितना नीचे क्या हुआ, वो उतना ही नीचे गया जितना नीचे वो जा सकता था, जहां तक डिमांड जोन था। डिमांड जोन के बाद से वापस पलटना शुरू हो, समझ रहे हैं? तो बहुत बार अक्सर आप ये देखेंगे कि डिमांड जोन जो है वो बचा लेता है, स्टॉक वहीं तक जाता है, फिर वहां से वापस बाउंस बैक होना शुरू होता है। अब उसके बाद आप देखिए मार्च बंद में फिर सकते हैं 5% फॉर सेकंड डे एमिट 24 करोड़ मेडा ऑर्डर, 24 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला है 6 मार्च का। 6 मार्च ऐसे यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन है, और वहां से सीधे वो गैप अप ओपन, ठीक है, और फिर वो वहां से चल रहा है। तो अब ये अभी 27 फरवरी को तो इसमें एक नेगेटिव न्यूज आई थी जहां बंदा बेच के निकल गया, और फिर 6 फरवरी को इसके अंदर पॉजिटिव न्यूज आ गई, समझ रहे हैं आप? तो कितना जो है वो फ्लक्चुएशन है, कि अभी जो है उनको जब चाहिए था उन्होंने नेगेटिव न्यूज निकाल दी, जब उनको बेचना है, मतलब उनको सॉरी डिमांड जोन पर उन्हें खरीदना है तो उन्होंने पॉजिटिव न्यूज निकाल दी। ये सब चीजें मतलब ये लोग बहुत ज्यादा उसमें रहता है। ये 6 फरवरी को, 6 मार्च को था ना, 27 फरवरी और 6 मार्च ऐसा था शायद। हाँ ये 5 मार्च को न्यूज आई है बाद में, और 6 मार्च को सीधा वो 5% अपर सर्किट पे खोला है, ऐसा मामला है। और जो 27 फरवरी में न्यूज आई है उसके बाद 3-4 दिन वो डायरेक्टली नीचे आके डिमांड जोन पे आके उसे टच किया, फिर ऊपर चला गया वहां से। हाँ, और यहाँ से कितना 34% डन दिया, 34-33%। उसके बाद वहां पे फिर से न्यूज आई, फिर 3 अप्रैल को न्यूज आई, 26 मार्च के बाद से फिर नीचे आया थोड़ा सा, उसके बाद 3 अप्रैल को न्यूज आई। देखिए उसमें
इसके भी अगर उस पर क्लिक करेंगे तो न्यूज शो करेगा। इसमें जो यस यस। एक फ्लैश आइकन बना हुआ था, इसमें शो नहीं हो रहा, शायद आपने बंद कर रखा होगा, हो सकता है उसको, वो बंद भी हो नहीं जाता नहीं, है। वो शो होता है, किसी किसी में नहीं हो रहा है, मतलब आई थिंक वो चला गया है ना, इसकी वजह से नहीं है। हाँ वो वरना यहाँ पे आइकन ऑप्शन को मैंने भी एक बार बंद कर दिया था, उसको वापस से मैं लेके आया उसको, सेटिंग्स में देखो, कोई बात अपने सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स पे, इधर है अपना, सेटिंग्स में आपको ऑन करना पड़ता है न्यूज। नहीं इधर नहीं, राइट वो साइड, ऊपर ऊपर, हाँ ये उधर उधर, ये उसको ऑन करो। हाँ आप उधर इवेंट्स पे ऑन करो, इवेंट्स नीचे, इवेंट्स में, हाँ हाँ ऑन करो। ऑन नीचे है ना, न्यूज ये देखो। नोटिफिकेशन, हाँ नीचे न्यूज नीचे नीचे नोटिफिकेशन ऑन न्यूज, करो। हाँ ये बस ओके वेरी कर दीजिए। नहीं आया अभी भी? अच्छा, किसी किसी में आ ही नहीं रहा क्या? हाँ किसी में नहीं होगा, किसी में होगा, वो आगे बढ़ो, वो पब्लिक बाद में फॉलोअप सेक्शन चलिए में कोई जाएगा। बात, वो तो अपने आप देख लेंगे बाद में, कोई ऐसा मसला नहीं। सही है, ठीक है तो ठीक है। कहाँ है? चलिए आगे चलते हैं तो एक ना, साइड पे। एक में शमीम भाई मेरी आवाज आ रही हाँ है? हाँ, बताइए बताइए, आ रही है। तो एक अनुपम रसायन का था, मैं यहाँ पे हम्म, आई थिंक अनुपम रसायन समथिंग कुछ, ये 4 मार्च पे है ना, यहाँ पे डॉक्टर हम्म, साहब ना 4 मार्च पे ना इनसाइडर न्यूज चली, ठीक है। तो एक मैं प्लेटफॉर्म पे मतलब ऑब्जर्व कर रहा था, तो समथिंग यहाँ से लेके अनुपम रसायन, हम लोग ने कहाँ पे डिटेक्ट किए, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने तक भागा ना डॉक्टर साहब, तब हमने डिटेक्ट किया कि अनुपम रसायन हमारी नजर में भी आया था, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना डॉक्टर साहब। तो ये 30%, हम्म, इसने अनुपम रसायन ने 30% रिटर्न दे दिया था, और यहाँ पे जाके न्यूज आई, ये जो कैंडल बनी ना, ये आई थिंक 12 मार्च पे न्यूज आई कि अनुपम रसायन को शायद नॉर्थ कोरिया समथिंग कोई कंट्री से 900 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और इनसाइडर जो न्यूज थे, जो बड़े HNI एंड मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन थे, उनको यहाँ पे पता था 28 फरवरी को, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आई ना पब्लिक के पास न्यूज, तो यहाँ से वहां से फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से फिर गिरने लगा। तो देखो मतलब कैसे ट्रैप किया कि इनसाइडर को कहाँ से न्यूज मिली, उन्होंने इतना भगाया, पब्लिक तक न्यूज आई, पब्लिक खरीद मतलब बाय करने गई, और वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये होता है, ये मैं ऑब्जर्व कर रहा था, पूरी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत सब 2-3 प्लेटफॉर्म पे। तो बंदे ने बोला कि यहाँ पे जाके हमको पता चला कि 900 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और इनसाइडर को इधर पता है, कम कम एटलीस्ट कितने दिन पहले, 3-6-7 दिन पहले इनसाइडर को पता है कि तुमको ऑर्डर मिलने वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन। चलिए कंक्लूड कर दें अभी तो, चलिए इसको बस निपटाते हैं, पौने 12 बज गए भाई। हाँ तो कहाँ गए? कह रहे कि न्यूज मतलब इसमें कि क्यों नहीं पहले शेयर कर जाती, वो मैंने बताया कि पहले इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन को माल चाहिए, पहले वो माल भर लेते हैं, जब उन्हें बेचना होता है तब वो पॉजिटिव न्यूज शेयर करते हैं, और जब उन्हें खरीदना होता है तो डिमांड जोन पे लाते हैं, उसके बाद फिर जो नेगेटिव न्यूज शेयर करते हैं, जिससे कि वहां से उनको अच्छे से ऑर्डर मिल जाए, लिक्विडिटी उन लोग को ग्रैब कर सके। ठीक है, तो न्यूज बेस्ड ऑर्डर वॉचेस का क्या है कि न्यूज हमारा मीडिया स्टॉक अपडेट वगैरह करने के लिए, अब वो उनको तो पैसे मिल रहे हैं, हर न्यूज के न्यूज चैनल पैसे ले रहे हैं, तो वो जब पब्लिश करेंगे जब उसको पैसे दिए जाएंगे, और हम लोग क्या लास्ट में हमें मिलती है इनसाइडर इन्फो। ये ऑब्वियस सी बात है कि जैसे भी अब्दुल भाई ने बताया भी कि उनको पहले से थी इनसाइडर इन्फो, स्टॉक भाग के जब न्यूज आई उसके बाद से लोगों ने लेना शुरू किया और स्टॉक गिरना शुरू हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लास्ट में ही हमें पता चलता है आखिर में, बाकी लोग सब पहले से पता चल गया। बाय ऑर्डर और एनी पॉजिटिव न्यूज अनाउंस नियर सप्लाई जोन, अब ये तो आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा कि सप्लाई जोन पे जाके हमारी पॉजिटिव न्यूज अनाउंस हो रही है, डिमांड जोन पे आके हमारी नेगेटिव न्यूज अनाउंस हो रही है, ताकि बड़े इंस्टीट्यूशंस का फायदा हो सके। सप्लाई जोन पे पॉजिटिव आएगी, हम खरीदेंगे, वो अपने स्टॉक बेच लेंगे, और जब डिमांड जोन पर उनको स्टॉक चाहिए तो वो नेगेटिव न्यूज खुद जानबूझ के लेकर के आएंगे, फियर फैलाएंगे मार्केट में, जिससे कि हम बेच दें और उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी उन लोग को मिल जाए। तो क्या करना है, यहाँ पे भी वही चीज है हमारे साथ कि टेक्निकल स्टडी हम लोग को फॉलो करनी है और न्यूज बेस्ड स्टॉक को अवॉइड करना है। ठीक है, अगर कोई न्यूज आ भी रही है तब भी आप उसको अपने इंडिकेटर पे लगा के देखिए, अपनी स्टडी पे फिट करके देखिए। देखिए अगर वो उस स्टडी को फॉलो कर रहा है और वो आपके जो लेवल है उस पे है, तभी आप उसको लीजिए, सिर्फ न्यूज के बेस पे उसको नहीं लेना जो है वो सही। ठीक है, चले इंशाल्लाह मेरे ख्याल से फाइनली होगा। इसके बाद हाँ, ये दोबारा से भाई कि ये जो स्टडी है वो रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर है, कोई ये भी लगता है भाई पहले ऐसा नहीं होता है वो, उसके बाद इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं कैसा रहेगा। और इसके अलावा कुछ स्टॉक्स में एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी हो सकता है कि सप्लाई जोन पे रिजल्ट आया और उस रिजल्ट की वजह से स्टॉक ने सप्लाई जोन को ही खत्म कर, तो वो ऑब्वियसली रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं हो सकता, और दैट इट मे हैपन, टेक्निकल शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस द स्टडी बेस्ड। और ये है कि
कोई भी एक्यूरेसी, मतलब कोई भी चीज, कोई भी स्टडी 100% एक्यूरेट नहीं होती, हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ चांसेस है। लेकिन अगर कोई स्टडी 70% भी एक्यूरेट है, उससे उसका सही चल रहा है, तो उसको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, बहुत अच्छी स्टडी मानी जाती है स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये हमारा सेशन कंक्लूड होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, पेशेंस से आपने सुना। आई होप कि आपको जो चीजें बताई गई वो समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शमीम सिर्फ भाई, यूट्यूब के लिए 2 या 3 क्वेश्चन ही लेंगे, और इसका हम फॉलोअप सेशन 2-3 हफ्ते बाद करेंगे इंशाल्लाह। जी, 2 या 3 शमीम लोगों भाई, के। हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा। आपने बोला लाइक जो भी चार्ट दिखाया उसमें क्या था, एक 8-10 दिन पहले स्टॉक भागा, सप्लाई जोन पे आया, जब रिजल्ट आया फिर बाद में डाउन गया। तो मेरा क्वेश्चन इधर है, क्या अब इस रिजल्ट आने से एक 10-12 दिन पहले जो स्टॉक डिमांड जोन पे रहेगा वो क्या गुड टू बाई रहेगा, क्या सही रहेगा वो? अब देखिए, सब इसका जवाब मैं देता हूं सऊद। पहली बात तो देखो, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में अभी तक बगैर इस पीपीटी प्रिपरेशन के ही पहले बोलते थे कि अगर कोई स्टॉक का 2 या 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ रहा है तो आप पहले से चौकन्ने हो जाओ। बट आपके क्वेश्चन में 10 दिन 15 दिन का है, तो वो आप उसको फिलहाल के लिए इग्नोर करो। बट अगर ये लग रहा है कि यार 10-12 दिन बाद रिजल्ट है और आज स्टेटस हमारा, वो स्टॉक हमारे अपने सेटअप पे है डिमांड जोन पे, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा के बिंदास ट्रेडिंग करो। हो सकता है, वेरी वेरी रेयर चांस, कि वहां पे ही शायद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स स्टॉक को जो है ना खूब बाई कर रहे हो, ताकि उनको पहले से पता होगा 15 दिन पहले कि इस कंपनी का रिजल्ट शायद अच्छा है, तो वो लोग सीधे डिमांड जोन तक लेके जाएंगे और वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सो एनी पॉसिबिलिटीज कैन हैपन, बट 15 डेज बिफोर ये वाली अभी जो आपने स्टडी देखी है ना, उससे आपको कोई असर नहीं होगा। ओके, होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ डॉक्टर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, नेक्स्ट। अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, वो कलीमुद्दीन भाई ने एक डाउट टीचर्स ग्रुप में बताया था कि अगर लास्ट ईयर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा रहा, उसके ताल्लुक से मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा, वो क्वेश्चन एड्रेस कर लिए हैं हम, उसको वहां पे फॉलो अप सेशन में इसको मैं पूरे टीचर्स मिलकर काम करेंगे। चलिए, दूसरे लोग क्वेश्चन पूछे, रहीम भाई, उसका जवाब मैं आपको हमारे टीचर्स ग्रुप में दे दूंगा। जी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जनरल ऑडियंस में से क्वेश्चन पूछे, ताकि आपको क्या सेशन समझ में आया। आप क्वेश्चन भले ना पूछे, हमारे जो प्रेजेंटर्स ने कैसे प्रेजेंट किया है और हमारे सिस्टम ने कैसे प्रिपेयर किया है, उसका आउटकम तो बताइए। सेशन आपको समझ में आया क्या? आपको आखिरी में सीख कर जा रहे हो? जी बोलिए, सिराज खान, स्पीकअप। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा सेशन। जैसे कि हमजा भाई ने और अपने शमीम भाई ने बताया कि जो कंपनी के क्लाइंटेल रहते, उनका रिजल्ट देख के भी हमको एक आइडिया आ जाएगा कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आने वाला है। जैसे अब हमारी वॉचलिस्ट में एक चीज ऐड हो गई इसके अंदर के, अगर इंडेक्स रिसर्च करना है तो ये चीज भी हम देख सकते रिजल्ट आने से पहले कि रिजल्ट कैसा आ सकता कंपनी का, और अंदाजा लगा सकते उसमें। और जाहिर सी बात है, सप्लाई जोन से तो दूर ही रहना है। वेरी गुड। तो ये मोटा मोटा लेके चलो, कंपनी का रिजल्ट अगर सप्लाई जोन पे आ रहा है तो एकदम हम जो है ना, क्या बोलते, बगैर दिमाग के, बगैर समझ के नहीं लेना। सप्लाई जोन पे अच्छा रिजल्ट आवे तो भी खतरा हो सकता है, 70 to 80% चांसेस। जैसे अभी आपके 12 या 10 एग्जाम्पल तो हमारे पीपीटी में दिखाए गए। तो याद रखना, अगर रिजल्ट अच्छा भी आ रहा है और डिमांड जोन पे करीब में है तो ठीक, सेटअप और स्टडी के हिसाब से आगे बढ़ो। और खुदा ना खास्ता रिजल्ट खराब भी आया है, डिमांड जोन पे है, तो घबराने का नहीं, स्टॉप लॉस का इंतजार करो। हिट भी हो सकता है या नहीं, तो कुछ एग्जांपल वो भी बताए। खराब रिजल्ट, फ्लैट रिजल्ट, मिनिमम रिजल्ट्स पे भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर लेता है। तो ये आज के स्टडी का आउटकम है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ रिजल्ट, गुड ऑर्डर्स, बैड ऑर्डर्स, गुड न्यूज, बैड न्यूज, सब कुछ सुनो, देखो, बट अपने चार्ट पे टेक्निकली फिट करो उसको। ये आज के सेशन का एंड पॉइंट्स है। तो मैं इस सेशन, अभी एक किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें लास्ट, क्योंकि काफी माशाल्लाह 1.25 घंटे से हमारे स्पीकर्स बात कर रहे हैं, 1.5 घंटे से, सॉरी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? फटाफट। नहीं है। वुमेन्स ग्रुप में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है, स्क्रीन शेयर करना कर दे हमजा भाई। मैं शमीम भाई से दुआ पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। इस पे एक मेरे आखिरी ऑब्जर्वेटिव पॉइंट्स ये हैं,
ये सेशन को इंडिविजुअली हमारी एक सिस्टर ने सोच के एनालाइज करके उन्होंने अपने बलबूते पे पूरी चार्ट्स और पीपीटी बना के टीचरों के सामने रखे। और टीचरों में भी हमारा एक ऐसा एक मामूल है कि हम लोग हर वेडनेसडे मशवरा करते हैं कि कैसे सेशंस को लिया जाए, उस सेशन में और क्या पॉइंट्स ऐड किया। हम लोग एक दूसरे टीचर का हाथ मजबूत करते हैं। तो उसमें एक चीज हमारे अभी जैसे रहीम साहब ने पूछा, एक क्वेश्चन ये भी आया पिछले क्वार्टर का क्या परफॉर्मेंस रहा, अच्छा या बुरा रिजल्ट होके, या इस क्वार्टर में आप देख रहे हैं कि हर रोज बहुत सारे रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। तो हमारा इस पे अगली लेवल की स्टडी ये होगी कि जितने चार्ट्स आप अभी देखे पीपीटी में, उसके अलावा माशाल्लाह हमारे जुबैर भाई, हमजा भाई, शमीम भाई, सिस्टर सब लोग मिलकर इस करंट क्वार्टर के और प्रीवियस क्वार्टर के पूरा डाटा इकट्ठा कर रहे और देख रहे कि क्या वो रिजल्ट सप्लाई जोन पे था, डिमांड जोन पे था। उस पूरे डाटा का एनालिसिस आपको इस क्वार्टर के रिजल्ट्स का सीजन होने के बाद यही टॉपिक पे पार्ट 2 सेशन होगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं पार्ट 2 सेशन के लिए, या खुद भी आप एनालाइज कर सकते हैं? जी बताइए हजरात, क्या आप खुद एनालाइज करना सीख लिया आज के सेशन से? जी नहीं, तैयार है। अगले तैयार है पार्ट 2। ठीक है, चले फिर। बहुत शुक्रिया आप लोग का जुड़ना। अल्लाह ने बहुत अच्छे से हमारे इस एकेडमी को बहुत एक से हीरेदार और बड़े सिफतदार और बड़े माशाल्लाह वसी दिल वाले टीचरों को दिया है। दुआ करो, डीएम मत करो। और रिपीट करो, दुआ करो, डीएम मत करो। टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, फैमिली टाइम्स को, इबादत टाइम्स को करते हुए साथ में आपके लिए फिक्र में सेशंस प्लान करते हैं, पीपीटीज बनाते हैं। तो उन तमाम के लिए दुआ करें। मैं पर्सनली हमजा भाई को, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर साहब शमीम साहब को भी शुक्रिया करूंगा। शमीम भाई, क्लोजिंग वर्ड्स एंड दुआ। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह हिम्मत अफजाई के लिए। आपकी इसी माशाल्लाह मोटिवेशन का नतीजा है कि हम लोग तैयार हो जाते हैं। हालांकि कल ही मेरा सफर है सुबह में, तो टाइम बहुत कम था, इसलिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं मिल पाया प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सभी सेशन हो गया, अच्छा हो गया। बस यही है कि आखिर में कोई आदमी दुआ करता रहे अल्लाह ताला से, है ना, बाकी नफा नुकसान का मालिक तो अल्लाह ही है। बस ये है कि अल्लाह ने असबाब दिए हैं, और ये है कि आदमी को मुहतात रहना चाहिए हमेशा, है ना, चौकन्ना रहना ये हर सादत की कुंजी है। बड़ा कौल है कि आदमी चौकन्ना रहे, जो खैर उसको मिल जाए उसको आदमी ले ले, चाहे वो आखिरत के एतबार से हो, दुनिया के एतबार से हो। और ऐसे ही कि भाई आदमी जो दूसरों के लिए फिक्र करता है कि भाई और लोगों का भी भला हो जाए, तो अल्लाह तबारक कहते हैं आदमी जो दूसरे के लिए दुआ करता है तो एक फरिश्ता उसके पीछे बैठा हुआ उसके लिए दुआ कर रहा होता है ना। तो ये अच्छी मतलब ये है कि आदमी दूसरों की खैरख्वाही का जज्बा जो है ये बहुत बड़ी चीज है कि आदमी ये चाहेगा भी कैसे मेरे भाई की जो है आखिरत संवर जाए, कैसे मेरे भाई का जो है दुनिया संवर जाए। तो उसमें उसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला उसको जो है बहुत सारी चीजें दुनिया में अता फरमाता है, बहुत बड़ा मकाम अल्लाह ताला। सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई थी, तो एक बहुत बड़े आलिम थे मौलाना उमर साहब पालनपुरी। जब वो आए थे अलीगढ़ तो वो उनकी कब्र पे मुराकिब हुए, बहुत देर तक बैठे रहे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, मतलब बताया लोगों ने, उन्होंने बताया कि ये शख्स मुसलमानों की दुनिया के फायदे में मुखलिस था। मतलब ये अपनी इस नियत में सिर्फ अल्लाह के लिए इसने चाहा कि मुसलमानों का दुनिया जो है वो अच्छी हो जाए, दुनिया के एतबार से मुसलमान पढ़े लिखे हो जाए। तो इसलिए मैं इसकी कब्र पे ऐसे अनवार देख रहा हूँ जैसे मैं बड़े बड़े अल्लाह वालों की। तो लोगों के जो है खैरख्वाही का जज्बा और उम्मत के लिए कुछ करने का जज्बा, ये जो होता है अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। क्या आदमी जो है वो अपनी भाइयों के लिए और उम्मत के लिए जो है वो नफा बख्श हो, ये बहुत बड़ी चीज है। तो बस इसी यही कंक्लूडिंग रिमार्क रहेंगे, भाई हम कोशिश करें कि हम खुद भी जो है वो अच्छे काम और अपनी आखिरत की भी फिक्र करें, दुनिया की भी फिक्र करें, दुनिया भी अच्छी हमारी हो जाए। और उसमें कि भी दूसरों को भी इस चीज पर उभारे कि भाई उनका भी अगर हमें दिख रहा है कि हम किसी का फायदा कर सकते हैं, हमारी किसी कभी कभी अगर कि सिर्फ आपकी किसी राय से अगले बंदे का करियर बन सकता है कि भाई तुम ऐसा करो यार, तुम ये चीज, उसको नहीं पता होता। बहुत सारे बच्चों को अपने करियर ऑप्शंस नहीं पता होते कि आगे पढ़ना कैसे है, या बहुत बार जॉब में ऐसा हो जाता है। तो उसकी वजह से आपके कुछ चंद मिनट देने की वजह से हो सकता है उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट वो डिसाइड हो जाए। तो कोशिश करें कि भाई जो भी मौका मिल पाए अपनी भी खैर ख्वाही का और लोगों की खैर ख्वाही का, उसको आदमी छोटा ना समझे, तभी हो सकता है। इसी के साथ इंशाल्लाह आप सबसे रहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह दुआ पढ़ लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अपने दोनों टीचर्स का। तमाम हजरात मैसेज करके उनके लिए दुआ करें, डीएम पे ना करें,
ग्रुप में दुआ सेंड करें, क्या बोलते हैं, हौसला अफजाई कीजिए। और इसका पार्ट 2 सेशन इंशाल्लाह और डिटेल में विद लॉट ऑफ डाटा हम लोग आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर, अल्लाह करे कल से आपके ट्रेडिंग्स में खूब बरकत हो। जज़ाकल्लाह।